अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है निम्रा नूर का मोहब्बत सोग होती है। रात 7 बजे का वक्त था। सियालकोट एयरपोर्ट के इंतजार गाह में जमे गफीर था। यहाँ मुसाफिरों को लेने के लिए आने वालों का रश था। भांत भांत की आवाजें, जोश और खुशी से चहकती बोलियां। जिसका जितना करीबी रिश्तेदार था उतना ही अंदाज जोशीला था। इन्हीं में वो लोग भी ग्लास डोर पर नजर जमाए महवे इंतजार में खड़े थे, जहां से कुछ मुसाफिर अपना सामान लिए बाहर निकल रहे थे। उफ, ये रद्दी कहाँ रह गया। हम यहाँ इंतजार की सूली पर लटक रहे हैं और वो साहब अभी तक बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। एक झुंझलाई हुई आवाज आई। तभी एक 7 साला बच्चा पुरिश्तियाक अमीज लहजे में चिल्लाया, वो रहे रद्दी चाचू। आवाज कानों से टकराई। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। निगाहें उस तरफ उठी जहां वो अपनी भरपूर वजाहत के साथ ग्रे रंग के पेंट कोट में मलबूस स्याह बालों का स्पाइस बनाए हुए बाएं हाथ में हैंड कैरी पकड़े निगाहें किसी की तलाश में थीं, लेकिन नहीं, उन निगाहों की तलाश तो शायद कभी खत्म नहीं होनी थी। आज 5 साल बाद दरियाब मिर्जा ने पाक सरजमीन पर कदम रखा था। उसकी निगाहें एक जगह रुकी जहां उसके बड़े भाई जरियाब मिर्जा खड़े थे, जिन्होंने उसे देखकर हाथ हिलाया। वो बड़े बड़े कदम उठाता उनकी तरफ आया, जहां उसकी माँ, बहन, भाई, भाभी और भतीजा खड़ा था। वो बारी बारी सबसे मिला। उसकी माँ के तो खुशी से आंसू ही नहीं थम रहे थे। दरियाब मिर्जा के बरक्स वो सब इसे इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश थे। चले भाई, अब जल्दी से घर चलें। आलिया का फोन पे फोन आ रहा है कि हम उसके मियाँ को लेकर अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। जरियाब भाई ने उसके सामान वाला बैग कार की डिग्गी में रखा। वो जरियाब भाई के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया और साथ ही 7 साला शहीर उसकी गोद में बैठा उससे बातें कर रहा था। वो बेतवजही से उसकी बातें सुन रहा था। उसका दिलो दिमाग उस वक्त कहीं और ही खोया हुआ था। वो सब क्या बातें कर रहे थे, उससे क्या कह रहे थे, वो बेदिहानी से जवाब दे रहा था। उसकी गाड़ी सड़क पर महवे सफर थी और उसका दिल ऐसी वादी में सफर कर रहा था जहां वो खुद को खो चुका था, जहां उसे अपनी मंजिल शायद कभी नहीं मिलनी थी। आज वो इतने सालों बाद अपनों के बीच लौटा था, लेकिन उसके एहसासात वैसे के वैसे ही थे जैसे 5 साल पहले यहाँ से जाते हुए थे। खामोश लब, वीरान सुनसान सा दिल, हुज़्न मलाल से बड़ी आंखें, स्पॉट संजीदा चेहरा। न जाने उस शख्स को कौन सा दुख था जो उसे अंदर ही अंदर अपने हसार में लिए हुए था। कौन जाने दरियाब मिर्जा किसकी याद में, किसके दुख में था, कौन जाने। यूं बरसती हैं तसव्वुर में पुरानी यादें, यूं बरसती हैं तसव्वुर में पुरानी यादें, जैसे बरसात की रिमझिम में समा होता है। रात बेहद हसीन थी। फिजा में रात की रानी, चंबेली और मोतियों के फूलों की खुशबू, गीली मिट्टी की सूंधी सूंधी महक, सावन की भीगी भीगी सी हवाएं एक लतीफ सा एहसास पैदा कर रही थी। वो चलती हुई टेरेस के ग्लास डोर को खोलते हुए गैलरी में निकल आई। सावन की महकती हवाएं, फूलों की खुशबुएं, बारिश की रिमझिम करती बूंदें, चांद की हर सू फैलती चांदनी ने उसे उदास सा कर दिया था। वो बेखुदी के आलम में चांदनी देखते और फूलों की महक को अपने अंदर सरायत करते हुए बारिश में भीग रही थी। ये दिसंबर की रात थी और काफी हद तक सर्दी थी, लेकिन वो बगैर स्वेटर शॉल की परवाह किए अपने वजूद को बारिश के कतरों में भिगो रही थी। इर्द गिर्द से बेगाना वो जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था, इसे बारिश में भीगता देखकर ठिठक गया। फिर गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके भीगते हुए वजूद को बाजुओं से खींचता अंदर ले आया। पागल हो गई हो तुम, इतनी सर्दी में बारिश में भीगकर मरना है क्या? दबे दबे इश्तियाल में बोला, फिर रुका। उस मौसम में, इस लहजे में, इन लफ्जों में किसी और से भी वो बोला था। लम्हे भर के लिए वो हंसता मुस्कुराता पड़ी चेहरा उसकी आंखों में उभर कर फिजा में तहय्युल हुआ। वो भीगा वजूद लिए उसके सामने खड़ी उसके वजी चेहरे को देख रही थी, जिस पर लम्हा पहले गुस्से के तासुरात थे और अब जैसे तकलीफ में डूब चुका था। दरियाब लव वार हुए हाथों में हरकत हुई थी। जाओ जाकर चेंज करो वरना बुखार हो जाएगा। वो खुद को कंपोज करता लापरवाही से बोलता वहां से हटने को था, जब उसका बारी हाथ 2 हाथों की नरम गिरफ्त ने अपनी कैद में कर लिया। कदम जामिद हुए। कमरे में खामोशी छाई थी। बाहर बारिश की बूंदों की रिमझिम हवा से होने वाली पत्तों की सरसराहट हनूस जारी थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं रदी? कांपते लहजे में शिकवा उभरा। मेरा कसूर क्या है? तवक्कुफ से पूछा गया। 5 साल से आपका इंतजार कर रही हूँ रदी, 5 साल से। नैनों से अश्क गालों पर फिसलने को तैयार थे।
जिससे शिकवा गुनाह थी वो खामोश था। बाहर बादलों के गरजने की आवाज, हवाओं के आपस में सरगोशियां कमरे में सुनाई दे रही थी। बिना आपसे बात किए, बिना आपकी आवाज सुने 5 साल से आपके लौटने का इंतजार किया है, और आज आपको आए हुए 10 दिन हो गए हैं। बात क्या, आपने तो मुझे देखना भी गवारा नहीं समझा रही। दरियाब मिर्जा ने उसे देखा जो कांपते हुए उसके सीने पर सर रखे आंसुओं के बंद तोड़ रही थी। आखिर कब तक वो नाजुक लड़की सब्र करती। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, तकलीफ बढ़ रही थी। सर्दी बहुत है, जाकर चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी। स्पॉट अंदाज में कहता इससे दूर हटा, जैसे सच्चाई से रुख मोड़ रहा हो। सच्चाई से रुख मोड़ लेने या आंखें बंद कर लेने से न कभी सच्चाई बदली है और न बदलेगी। हाँ, उससे अपना नुकसान और अपने साथ जुड़े प्यारों को तकलीफ जरूर पहुंचा देते हैं। देख रही हो तुम खुद तो चली गई, लेकिन रदी के दिल में आज भी जिंदा हो। मेरी जगह कैसे बनेगी वहां। वो जमीन पर रोते हुए गिरती चली गई। बाहर एक दफा फिर बादल जोर से गरजे थे, जैसे वो भी उसके साथ रो रहे हों। बहुत दुश्वार होता है कहीं किसी की बेरुखी को सहना, कहीं आंखों से अश्कों का बहना, कहीं अपने हाले दिल को छुपा लेना, कहीं किसी का बेवजह रूठ जाना, कहीं दर्द को जुबान न मिलना, कहीं लबों का खामोश हो जाना। बहुत दुश्वार होता है। कोई माजी के झड़ोकों से सदा देता है, सर्द पड़ते हुए शोलों को हवा देता है। दिले अफसुर्दा का हर गोशा छनक उठता है, ज़हन जब यादों की जंजीर को हिला देता है। हाले दिल कितना ही इंसान छुपाए यारो, हाले दिल उसका तो चेहरा ही बता देता है। किसी बिछड़े हुए खोए हुए हमदम का ख्याल, किसी बिछड़े हुए खोए हुए हमदम का ख्याल कितने सोए हुए जज्बों को जगा देता है। वक्त के साथ गुजर जाता है हर एक सदमा, वक्त के साथ गुजर जाता है हर एक सदमा, वक्त हर जख्म को हर गम को मिटा देता है। उसे पाकिस्तान आए हुए आज 11 दिन होने को थे। इन 11 दिनों में वो पहले दिन जॉगिंग के लिए निकला था। रात को होने वाली बारिश थम चुकी थी। सड़क पर कहीं कहीं पानी खड़ा था। वो ट्रैक सूट में मलबूस, सर पर हुड को गिराए हुए, कानों में हैंड फ्री लगाए अपनी ही धुन में तवील सड़क पर दौड़ता हुआ एक वसी और इस पार्क में आन पहुंचा, जहां वो हमेशा आया करता था। और आज वो यहाँ 5 साल बाद आया था। वो अब रुककर लंबे सांस लेता पार्क को चारों तरफ देख रहा था। ऊंचे सरसब्ज दरख्त, गुलाब, चंबेले, गेंदे, गुलबहार और भी बहुत से फूल जो जगह जगह लगे हुए थे। बारिश के बाद सब कुछ निखरा और तरोताजा लग रहा था। सुबह की सैर और वर्जिश तो हमेशा ही उसका शगफ रही थी, लेकिन आज उसे ये पार्क और पार्क में हर चीज जैसे खुशामदीद कह रही थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे 5 साल पहले था। रंग बिरंगे फूल, फूलों की खुशबू, हरे हरे ऊंचे दरख्त, हर दरख्त के नीचे संगी बेंच, पार्क में सुबह की सैर के लिए आए हुए लोग। सब कुछ पहले जैसा था। अगर कोई बदला था तो वो खुद दरियाब मिर्जा बदल चुका था। वो चलता हुआ चेरी ब्लॉसम के दरख्त के नीचे संगी बेंच पर बैठ गया। बहुत सी यादों के साथ वो गुलाबी फूल उस पर बिखरने लगे। यकदम जैसे सब कुछ रुक गया था, शायद उसके दिल की चलती धड़कन भी। फूल अभी भी आहिस्ता आहिस्ता गिरते जा रहे थे। आंखें उसकी एक ही मंजर पर टिक गई थीं। वो इसके बहुत पास थी, इतने कि वो इसे हाथ लगाकर छू भी सकता था, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम था जब वो उसे छूने के लिए बढ़ेगा वो हमेशा की तरह उससे दूर चली जाएगी। वो बस उसे देखता रहा था, जो उसी के बेंच पर सफेद और गुलाबी रंग के बड़े से घेरे वाली फ्रॉक में मलबूस, स्याह रेशमी बाल आबशार की तरह बिखरे हुए, जिनके साथ हवा अटकलियां कर रही थी। एक बाजू को गोद में रखे, दूसरे बाजू को कोहनी की बेंच की पुश्त पर रखकर नरम मुलायम सफेद हाथ को ठोड़ी के नीचे रखे, होंठों पर वही मुस्कान जो उसके चेहरे की जान थी, आंखों में वही दीवानगी जो सिर्फ और सिर्फ सामने बैठे शख्स के लिए थी। वाह प्राउडी प्रिंस, आज तुम यहाँ आ ही गए। ठोड़ी के नीचे रखे मखरूती उंगलियां हरकत में आई, बड़ी बड़ी मोगलियाई आंखें फैलाई गईं। लहजे में वही शरारत छुपी थी जो उस बड़ी चेहरा लड़की का हासा थी। वैसे तुम बहुत बदल गए हो, कहीं से भी तुम मेरे पहले वाले प्रिंस नहीं रहे। जिन आंखों में जुगनू जैसी चमक होती थी, इनमें मलाल कैसा। वो इसकी शहद रंग आंखों में देख रही थी। यकलख्त उसका लहजा उदास हो गया था। जिन लबों के मुस्कुराने से जिंदगी मुस्कुराती थी, वो उदास क्यों। वो सरापाए सवाल बनी उसे देख रही थी, जिसका जवाब वो खुद थी। वो कहना चाहता था, क्या तुम नहीं जानती मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। क्या तुम नहीं जानती तुम्हारे प्राउडी प्रिंस की आंखों के जुगनू क्यों मांग पड़ गए। क्या तुम नहीं जानती मेरे लबों की हंसी क्यों उदास हो गई।
लेकिन वो खामोश रहा, बस उसे देख रहा था। एक लम्हा भी आंख नहीं झपकी थी, जैसे अगर वो आंख बंद करके खोलेगा तो वो गायब हो जाएगी। जो वो नहीं चाहता था, वो बस उसे देखना चाहता था, उसे बोलते देखना चाहता था। 5 साल से तो वो वही बात करती, चाहे एक झलक हो वो बात करती। दरियाब मिर्जा बस उसे सुनता था। उसकी जिंदगी जैसे उस मुस्कुराती हुई जिंदगी पर जैसे ठहर गई थी। ओ हेलो मगरूर शहजादे, कहाँ खो गए हो? उसने चुटकी बजाते हुए कहा। वो अभी भी उसके सामने वैसे ही बैठी हुई थी। तुझ में खो गया हूँ जिंदगी, लेकिन तुम कहाँ खो गई हो? वो बोला नहीं था, लेकिन रोम रोम उसका तकलीफ में डूबा। उससे सरापा सवाल था। पहले की तरह बन जाओ ना दरियाब मिर्जा, तुम्हें ऐसा देखकर जिंदगी खुश नहीं है, जिंदगी तड़पती है। अब तो ख्वाहिश पूरी कर दो रदी, अब तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। वो बड़ी चेहरा चेरी ब्लॉसम के फूलों में तहय्युल हो चुका था। इसके आखिरी अल्फाज इर्द गिर्द बाज़गश्त थे, जैसे पार्क में मौजूद एक एक चीज यही कह रही हो। अब तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो रदी। शहद रंग आंखों से दो बेनाम से मोती गाल से फिसलते हुए जमीन पर जज्ब होते गए। क्यों किया तुमने ऐसा? जब जाना ही था तो मेरे दिल में जाते जाते बसेरा क्यों कर गई तुम? क्यों जिंदगी क्यों? एक बेनाम सा दर्द है, एक बेनाम सा दर्द है जो तेरी याद में उठता है। वो सुबह जरियाब भाई और बाबा के साथ ऑफिस चला गया था। इशफाक मिर्जा बाबा चाहते थे अब वो भी उनके साथ जरियाब की तरह उनका बिजनेस संभाले। अब वो भी संजीदा हो गया था। 5 साल तो वो लंदन में जॉब करता रहा था, लेकिन अब बाबा की बात मानते हुए अपने बिजनेस को संभालने का इरादा कर रहा था। लंच का वक्त था तो वो घर आ गया, ये सोच कर के मामा के हाथ का लंच करेगा। जबकि जरियाब और इशफाक मिर्जा का कोई ऑफिशियली लंच था तो वो ऑफिस में ही रहे थे। इसे भी ज्वाइन करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। वो घर आया तो घर में छाई खामोशी उसने वाज़ह महसूस की थी। मामा कहाँ हैं? वो मामा को ढूंढता हुआ किचन में आया जहाँ मुलाजमा काम कर रही थी। घर में शायद कोई भी नहीं था। जी छोटे साहब, वो बड़ी बेगम और बाकी सब साथ वाले घर गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मैं बाहर लॉन में बैठा हूँ। वो इसे कहता हुआ वहां से निकलकर बाहर लॉन में आ गया और लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गया। जब उसकी निगाह अपने घर के साथ वाले घर पर उठी, उस घर की छत दीवारें उसे जैसे बहुत कुछ याद दिला गई थी। ओए प्राउडी प्रिंस, क्या कर रहे हो? एक निस्वानी आवाज उभरी। किसी ने दीवार से झांकते हुए पूछा। तमीज से बात किया करो मुझसे, एक रूपदार और गुस्से से भरी आवाज में तनबीह की गई। लो, तुम कौन सा मेरे मामे के पुत्र हो जो तुमसे तमीजदारी से बात करूं? वो भी अपने नाम की थी। जब तक उसको चिढ़ा न ले उसका दिन गुजरना ही मुश्किल था। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मुकाबिल ने गुस्से से आंखें दिखाई, जैसे उसे याद दिलाने की कोशिश की हो। ओए अकरू, ये जो तेरे अंदर जो हर वक्त मास्टर की रूह भड़कती है, इसे काबू में करो, वरना मैं अंकल से शिकायत लगाकर तुम्हारे हाथी जैसे कान पकड़ाकर काबू में करवाऊंगी। उसे कहाँ परवाह थी उसके गुस्से की। वो जितना मर्जी चिढ़ता वो इसे और चिढ़ाती थी। वो मंजर वही दीवार की मुख्तलिफ डिजाइन में छुपता चला गया। इतने में मुलाजमा वहां आ गई और खाना उसके सामने पड़े टेबल पर लगाने लगी। दरियाब मिर्जा ने एक नजर खाने को देखा। उसकी नजर चावलों की डिश पर ठहर गई। जब मुलाजमा की बात पर वो चौंका। साहब जी, ये सब खाना साथ वाले घर से आया है। मुलाजमा ने इसे यकटक मेज पर लगते खाने को देखते पाया तो झट से मालूमात फराहम की। साथ वाले घर से? वो बड़बड़ाया, साथ ही शहद रंग आंखें बगल वाले घर पर उठी। जी साहब, ये राना हाउस से आए हैं, आज उनकी छोटी बेटी की बरसी थी ना। मुलाजमा मजीद उसे मालूमात देने लगी। वो बता रही थी जबकि उसकी समात में एक ही लफ्ज बाज़गश्त करने लगा था। उसके साथ कई आवाजें थीं, किसी की हंसी की जल्द रंग बातें, कोयल सी आवाज। इन सब में मुलाजमा की आवाज पसे पुश्त पर चली गई हुई थी। उसकी नजर सामने डिश में पड़ी बिरयानी पर टिक गई। क्या कुछ नहीं था उस वक्त उसके चेहरे पर? उसकी आंखें दुख ही दुख, दर्द ही दर्द था। कुछ लम्हे, कुछ यादें, कुछ वाकयात इंसान के दिलो दिमाग में रोशनाई की तरह होते हैं, जिसे चाह कर भी वो महव नहीं कर सकता। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें कभी बेमायनी सी लगती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वही यादें कभी तन्हाई और कभी भीड़ में हमें सताती हैं। कहीं पर आंखें नम होती हैं, कहीं पर दिल में होल सी उठती है। मुलाजमा जा चुकी थी और वो बिरयानी की डिश को यकटक देखता माजी में खोया हुआ था। दरियाब, तुम जल्दी आ गए बेटा, सब ठीक है ना? तलत बेगम उसे देखकर हैरान हुई और तफ्शीश बड़े लहजे में इस्तफसार किया। उनके पीछे ही आलिया और नीता भी, वो अभी राना हाउस से वापस आई थी। जी मामा, सब ठीक। ये आप कहीं गई हुई थी? जानकर भी वो अनजान बना। हाँ बेटा, आज बरसी थी जिंदगी की, बताते हुए उनका लहजा भीग सा गया। आंखें कुछ नम नम सी थीं, जैसे वो रोई हो।
मेरा तो हलक मुंह को आता है जब आज के दिन उस घर के फर्द फर्द की हालत देखती हूँ। जिंदगी के बाद तो जैसे सबकी जिंदगी जाम ही हो गई थी। मामा बोल रही थी और दरियाब मिर्जा दुख के गहरे गरे में गिरता जा रहा था। आलिया ने गौर से अपने मिजाजी हुदा को देखा, जिसके लबों पर खामोशी और आंखों में दर्द रकम था। वो अंदर आ गई, जबकि नादिया उसके पास बैठ गई। तलत बेगम भी अंदर चली गई हुई थी। वो खामोश सा नजरों को जमीन पर गाड़े हुए सोचों के गिरदाब में उलझा हुआ था। भाई, नादिया ने पुकारा। सोचों का तसलसल टूटा। जिंदगी की याद तो आती होगी। वो चौंका। ये सवाल था तो बहुत तकलीफ दे सवाल था। दिल से दर्द की लहर जैसे पूरे बदन में सरायत करने लगी। नादिया, वो मुझे भूली ही कब थी जो याद आती होगी। वो आज भी मेरे दिल में कुछ इस कदर विराजमान है कि खुद से फरामोशी नहीं होने देती। सो गवार सा लहजा, दिल कितना उसका कर लाता है, ये दरियाब मिर्जा को ही मालूम था। बहुत भागा हूँ उसकी यादों से, बहुत इल्तिजा की उससे कि दुनिया से तो चली गई हो, मेरे दिल से भी चली जाओ। इस दिल को भी अपनी यादों से रहाई दे दो। लेकिन ना दी, वो तो अजल से ही जिद्दी रही है, अपनी मर्जी करने वाली। कब किसी की वो बात मानती है? जिंदा थी तब भी और अब भी। वो मर गई है ये लफ्ज आज भी अपनी जुबान से अदा नहीं करता था। वो बहुत बेबस था। नादिया अपने भाई की हालत देखकर तड़प उठी। आह जिंदगी, एक तुम क्या कर गई। सब कुछ रुक सा गया है। तुम ठीक कहती थी, जिंदगी तो जिंदगी के दम से है। हमारे घरों में रौनक तो जिंदगी के दम से थी। नादिया अंदर ही अंदर जिंदगी से मुहातिब थी, जो कभी न वापस आने के लिए उन सबको छोड़कर जा चुकी थी, अपनी यादों के सहारे। भाई, राना अंकल और मतिया आंटी तुम्हें याद कर रहे थे, उनसे प्लीज मिलाना। वो वहां से उठकर जाने लगा जब नादिया बोली। कदम थमे, आंखें बंद हुई। जैसे इस लम्हे से तो वो कतरा रहा था। वो घर से बाहर निकल आया। राना हाउस जाने का इरादा नहीं था, लेकिन घर से बाहर निकलते ही अरसल उसको मिल गया। वो इसे हैरत से देखने लगा, फिर भागकर इसके सीने से लग गया। वो कितना बड़ा हो गया था। दरियाब चंद सेकंड बेयकीनी सी कैफियत में यूं ही गिरा रहा, फिर उसने भी दोनों बाजू इसके गिर्द बांध कर जवाबी रद्द-ए-अमल दिया। दरियाब भाई, बहुत ही बेमुरब्बत हो गए हैं आप, उसने शिकवा किया मुस्कुराते हुए। आज इतने दिन हो गए आपको पाकिस्तान आए हुए, एक दिन भी हमें मिलने की जहमत नहीं की। दरियाब मिर्जा इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तुम तो माशाल्लाह से काफी बड़े हो गए हो और शिकवे भी करने लगे हो, शरारती अंदाज छेड़ने वाला। आप भी तो काफी बदल गए हैं और हमसे छुपने भी लगे हैं। वो भी हंसा। मजे सा तंज उछाला। दरियाब खामोश हुआ। चलें फिर, अब घर चलें, मामा बाबा आपको बहुत याद करते हैं। वो इसके कंधे पर हाथ रखते बोला। दरियाब मिर्जा के न चाहते हुए भी कदम राना हाउस की जानिब उठे। फिर दहलीज पार की। घर में खामोशी का राज था, शायद सब अंदर थे। मामा, मामा देखें तो कौन आया। अरसल भागकर अंदर गया खुशी से। उसने अब लाउंज में कदम रखे। मन भारी भारी सा हो रहा था। ये वो जगह थी जहां एक हसीना रहती थी, जिसका बसेरा अब उसका दिल था। हर जगह वो इसे दिखने लगी, जलती हुई, हंसती हुई, उसको छेड़ती हुई, गुस्सा करती हुई, चिल्लाती हुई, नाराज होती हुई, जैसे वो जिंदा चलती फिरती नजर आने लगी। दरियाब मतिया आंटी से देखकर मुस्कुराई। वालेहाना अंदाज से वो इससे मिली। कहाँ थी इतने दिनों से? एक दिन भी अपनी आंटी को मिलने को जी नहीं चाहा। मुस्कुराते हुए वो भी शिकवा कर रही थी। वो सर झुका गया, जैसे गलती तस्लीम कर रहा हो। बहाना भी तो कोई नहीं था। इतने में सब वहां चले आए। राना अंकल, माज, मोइज भाई, अस्मा भाभी, मोइज की बीवी और सोबिया भी। एक बस वो नहीं थी जो हमेशा सबसे पहले आती थी। सब इसे देखकर बहुत खुशी से मिले थे। गुजरे वक्त की कोई बात नहीं थी, कोई हवाला नहीं था। उसे खाने पीने की कोई तलब तो नहीं थी, मगर मतिया आंटी के कहने पर मुलाजमा ने झटपट चाय और लवाजमात चुन दिए। उसे मजबूरन थोड़ा बहुत लेना पड़ा। उस दौरान हल्की फुल्की गपशप जारी थी। दादी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। बातों के दौरान याद आया तो इर्द गिर्द नजर दौड़ाते उसने पूछा था। अब मुस्कुराते लब सुखड़े थे। खामोशी छाई, माहौल जरा बोझल हुआ। उसने बाहु भी महसूस किया। मोइज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दरियाब ने चौंक कर देखा। तुम्हें याद होगा दरी? जिंदगी और दादी की कभी नहीं बनती थी। वो अक्सर उसकी हरकतों से आजिज रहती और सबसे ज्यादा डांटती भी वही थी। एक असुदा सी मुस्कान मोइज के लबों पर थी। बाकी सब भी इसके जिक्र पर नम आंखों से मुस्कुरा दिए। शायद माजी का कोई वाकया ताज़ा हुआ था। और देखो, उसके जाने के 1.5 साल बाद ही दादी भी उसके पीछे पीछे चली गई। मोइज की आंखें नम, लहजे में यासियत दुख कुंडली मारे हुए था। दरियाब को इसकी बात पर झटका लगा। वो इस खबर से तो सिरे से ही अनजान था। अक्सर दादी बाबा को कहती थी कि राना, मेरा मन नहीं लगता है इस घर में, मुझे उस घर छोड़ाओ जहाँ मेरी जिंदगी है। वो वहाँ अकेली है और अकेलेपन से तो वो घबराती है।
इसलिए मुझे उसके पास छोड़ा। तो दरी फिर वो वाकई चली गई, जिससे सबसे ज्यादा वो चिढ़ती थी। उससे इतनी मोहब्बत थी कि हम सबको भी भूल गई। मोइज मजीद बता रहा था। दरियाब मिर्जा की आंखें जलने लगी। पता ही न चला आंखों से कब आंसुओं का रेला बहने लगा। माहौल ने यासियत की चादर ओढ़ ली थी। आज वो खानदान कितनी दफा बहाने बहाने से उसको याद करके रो चुका था। हर कोई सर झुकाए, चेहरा छुपाए, गर्दन मोड़कर मंजर से हटकर अपने आंसू छुपा रहा था। उसे दादी की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ था, जिसका इजहार उसने बेकी आवाज नम आंखों के साथ सर झुकाए सबसे किया। सबने मिलकर उनके लिए दुआएं मगफिरत की थी। उसका दिल जैसे बंद होने लगा था जब मोइज और माज ने इसे जिंदगी और दादी की लहद पर जाने के लिए कहा, जो मेरे दिल में धड़कनों की तरह हर वक्त शोर मचाती है। उसकी कब्र पर कैसे जा सकता है ये दिल, कैसे सह पाएगा? दिल बोला, वो मर चुकी है, तुम आज भी ये हकीकत तस्लीम नहीं कर रहे दरियाब मिर्जा। दिमाग ने जैसे उस पर अफसोस से कहा, नहीं, वो जिंदा है। बेशक वो दुनिया से चली गई है, लेकिन मेरे अंदर आज भी वो जिंदा है। दिल ने फौरन दिमाग को जवाब दिया। दिमाग ने अफसोस से दिल को देखा। अजब ही जंग इन दोनों में छिड़ी हुई थी। दरी, कहाँ खो गए हो यार? मुआज ने इसका कंधा हिलाया। चल उठ, चलते हैं, वरना तू जानता नहीं इन दोनों दादी पोती ने हमारे ख्वाबों में आकर नींद की बैंड बजा देनी है, अगर ये फूल उन पर चढ़ा कर ना आए तो। मुआज शरारतन मुस्कुराया। वो भी आसुर्दगी से मुस्कुरा दिया। ना जाने का उज़र क्या करे, इसी कशमकश में था कि दरिया भाजी गुलाम फरीद, जो इसके घर का मुलाजिम था, हांफता हुआ आया। सबने उसे देखा। भाजी, जल्दी घर चलें। आलिया बीबी हांफते से उसके लफ्ज टूट रहे थे। आंखों से रिमझिम भी जारी थी। इसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो बगैर उसकी मुकम्मल बात सुने बाहर को भागा। उसके पीछे पीछे ही वो सब भी लपके थे। बेचैनी और हदशे दिल में लिए वो भागता हुआ घर में दाखिल हुआ था। उसके पीछे पीछे ही राना साहब, मतिया बेगम, मोइज और माज भी थे। जैसे ही उसने लॉन्च में कदम रखा, वो लड़खड़ाया, चेहरे की रंगत उड़ी। सामने ही आलिया बेहोश पड़ी हुई थी। तलत बेगम उसका सर गोद में लिए होश में लाने की कोशिश में थी। जर्द रंगत, स्याह पड़े होंठ, उसे लगा जैसे वो एक पल को माजी में पहुंच गया हो। दरी, ये देखो, आलिया आंखें नहीं खोल रही। बेटा कुछ करो, उसे होश में लाओ। तलत बेगम रोते हुए बोली। वो अपने माजी के दर्दनाक याद छुटकारा पाते इसकी तरफ बढ़ा और इसके ठंडे पड़े वजूद को अपनी बाहों में उठाता बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ा। मतिया बेगम आलिया को देखकर तो गिरने वाली हो गई थी। इनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मुआज ने माँ के लड़खड़ाते वजूद को संभाला। उन्होंने छलकती आंखों के साथ अपने बेटे को देखा। एक पल में ही उनकी आंखों के सामने जिंदगी को बेहोश होते, मौत के मुंह में जाते देखा। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया रानी, मेरी आंगन की चिड़िया, तू कब दुनिया पर आई थी? बनकर पड़ी तू हमारे आंगन में उतरी थी। तू दिल की रौनक, लबों की मुस्कान थी। तू हमारे होने का एहसास थी। उम्र तो नहीं थी हमको छोड़ जाने की। तू तो कभी नाराज ना होती थी, फिर तू क्यों चली गई? माँ तेरी यादों में रोती है जब आस पास देखती हूँ तेरी उम्र की लड़कियों को। दिलो दिमाग के पर्दे में तेरा चेहरा उभरता है। दिल बहुत कर लाता है, तेरी याद में बहुत रोता है। रात को वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। आंखें नम थीं। हाथ में छोटा सा फ्रेम था जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। हंसता मुस्कुराता चेहरा, गुलाब की तरह खिलता हुआ, जिंदगी से भरपूर। कई आंसू इस तस्वीर की नजर हुए थे। बस करो मतिया, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? राना साहब बिलाहिर बोल पड़े। तकलीफ तो उन्हें भी थी। औलाद का गम उनको भी अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, लेकिन वो इस कदर हिम्मत नहीं हारते थे। बेटी का झिलमिलाता चेहरा उसकी याद सताती। दिल तड़पता था, हिम्मत टूटती थी, लेकिन नए सिरे से हिम्मत बांधते, खुद को मजबूत बनाते। मोइज के बाबा, मैं कैसे बस कर दूं? मेरी जिंदगी मुझे नहीं भूलती। वो तो जिंदगी थी, फिर इतनी जल्दी मौत को क्यों प्यारी हो गई? अभी तो इसे बहुत सारा जीना था। वो कैसे इतनी जल्दी चली गई? वो फूट फूट कर रोती, ऐसे जैसे ये कल का वाकया हो, जैसे उसे कल लहद में उतार के आए हों। हर रात हर दिन जख्म ताज़ा होता है। हर रात हर दिन जख्म ताज़ा होता है। तेरी याद का हर लम्हा नया लगता है। जवान औलाद की मौत पर सब्र करना बहुत कठिन होता है, राना साहब बड़बड़ाए। फिर रोती हुई मतिया से तस्वीर लेकर साइड टेबल पर रखी। मतिया, देखो, रोने से ना तो उसने वापस आ जाना है और ना ही ये रोना उसके काम आना है। क्या बेहतर नहीं हम अपनी बेटी के लिए दुआ करें? बेहतर नहीं हम अपने लिए सुकून और सब्र मांगे? वो इन्हें किसी छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए बोल रहे थे। आंसू थमे, दर्द से बड़ी सिसकी। कहा था ना, मोहब्बत रोग होती है, ये कच्ची डोर होती है। हुकूमत दिल पर कटती है, मगर जान सोज होती है।
कहा था ना अपना दिल लगा लेना, ना खुद को यूं सजा देना, जो यूं खामोश बैठे हो सभी से दूर रहते हो। यही सौगात है इसकी, यही औकात है इसकी, कि इससे फासला बेहतर है उसका उसराए मुस्तर। कहा था ना मोहब्बत रोग होती है, इससे फासला रखना। आलिया को होश आ चुका था। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के बायस इसका ब्लड प्रेशर तेज रहने लगा था। खुशी इससे रूठ चुकी थी। खामोशी तन्हाई को इसने अपना मुकद्दर बना लिया था। जब से डॉक्टर ने बताया था कि इसकी हालत ज्यादा स्ट्रेस लेने से होती है, ब्लड प्रेशर तेज होने से दिमाग की नस भी फट सकती है, इसलिए आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखा करें। तब से तलत बेगम ने बेचैन सी बैठी हुई थी। चंद पल में ही वो ऐसी थी जैसे बदन से सारा खून निचोड़ लिया हो, गंदमी रंगत में जर्दी घुलकर मिला दी हो। आली, मेरी जान, क्या हो गया है? किस बात का तुमने रोग ले लिया है? खुश रहा करो मेरी बेटी। जानती हो ना तुम्हारी खुशी हम सबके लिए बहुत मायने रखती है मेरी जान। वो आजुर्दगी से उसके माथे पर प्यार करते बोली। माँ, जिसके संग जीस्त की खुशियां मंसूब हैं, जब वो ही खुश नहीं, जब वो ही दिन ब दिन जिंदगी से दूर होता जा रहा है, तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरी जिंदगी में खुशी कैसे आ सकती है? बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू रवा थे। तल्लत बेगम का दिल कट सा गया। वो जानती थी कि वो बात किसकी कर रही थी। माँ दरी की खामोशी मुझे मार देगी। करलाता हुआ लहजा, कैसा कर्ब था उसकी आवाज में। अंदर आती मतिया बेगम के कदम चौखट पर ही जम गए। नहीं मेरी बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। देखना एक दिन रदी ठीक हो जाएगा। तल्लत बेगम तड़प कर उसके करीब हुई, अपने सीने से उसे लगा लिया, उसे तसल्ली दी। वो एक दिन कब आएगा माँ, कब आएगा? अंदर दर्द का समुंदर मौजूद था। माँ, इन 5 सालों में मैं खुद को बहुत दफा कोस चुकी हूँ कि काश मुझे पहले पता होता कि वो उससे कितना प्यार करता है, तो यकीन जाने मैं अपनी जान भी देकर जिंदगी को उसके नाम कर देती, उसे मरने से बचा लेती। लेकिन माँ, मैं नहीं जान पाई। उसकी बात में अंदर बैठी तल्लत बेगम की आंखें नम थीं। चौखट से हटकर दीवार से सहारा लिए मतिया बेगम खड़ी थी। वो फूट फूट कर रोती चली गई। पीछे आते राना साहब फौरन उनकी तरफ भागे। मतिया, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं हैं? आप ठीक है ना? वो तफक्कुर से उनसे पूछ रहे थे। मोइस के बाबा, मैं अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाई, लेकिन प्लीज उसकी खुशी को बचा लें। एक और जिंदगी को मरने से बचा लें खुदारा। मैं दरी और आलिया को इस हालत में नहीं देख सकती, वो रोते हुए बोली। राना साहब उनकी बेरब्त बातों को समझ न समझने की कैफियत में थे। ठीक है मतिया, ऐसा ही होगा, लेकिन आप रोना बंद करें। आंसू साफ करने के लिए वो इनकी तरफ रुमाल बढ़ाते बोले थे। सोचो कि उड़ान किसी और तरफ महवे परवाज थी। इन्हें ही अब कुछ करना था। माजी का किस्सा वो हरगिज़ दोहराना नहीं चाहते थे। प्यार के समुंदर में हर उतरने वाले को कश्तियां नहीं मिलती। दूर दूर तक जाना धूप की मुसाफत है, और कहीं भी पल भर को धूप के मुसाफिर पर सायवा नहीं खुलते। इस अजब समुंदर में उम्र की रियाजत के बाद हमने जाना है। जिस तरह फिजा में उड़ने वाले पंछी पर बरस हा बरस में भी आसमान नहीं खुलते, बहरे बेकरार में भी बेहद बेद रहता है। राजदान नहीं खुलते, बामो दर नहीं मिलते, आस्तान नहीं खुलते। हर उतरने वाले को कश्तियां नहीं मिलती, और मिल भी जाएं तो बादबान नहीं खुलते। वो कमरे में अंधेरा किए सोफे पर नीम दराज था। आंखें रोने के बायस जल रही थीं। सर में शदीद तकलीफ थी। दिल बेकरारी की हालत में तड़प रहा था। बहुत जालिम हो तुम जिंदगी, बहुत जालिम। कोई इस कदर भी अजियत देता है जिस तरह तुम मुझे दे रही हो। वो अपने कर लाते हुए दिल के साथ ख्यालों में वो पड़ी चेहरा लाते बोला। तुम्हें तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत थी, फिर ऐसा क्यों? जिंदगी जिनसे मोहब्बत हो उन्हें तकलीफ तो नहीं देते, फिर तुमने मुझे ये जिंदगी भर की तकलीफ क्यों दी? जब गई थी तो अपनी यादों का सामान भी साथ ले जाती, या मुझे तड़पाने के लिए वो छोड़ गई कि दरियाब मिर्जा को तंग करती रहे। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक रो रहा। अब दर्द बड़ा हिजर इससे सहा नहीं जाता था। एक तेरे न होने से यूं तो कुछ नहीं होता, फूल फिर भी खिलते हैं, चांदनी तो आंगन में आज भी उतरती है, मैं भी यूं तो जिंदा, सांस भी चलती है, रोजो शब गुजरते हैं, उम्र ढलती रहती है। एक तेरे न होने से यूं तो कुछ नहीं होता, कुछ कमी सी रहती है, आंख के किनारों पर कुछ नमी सी रहती है। एक तेरे न होने से यूं तो कुछ नहीं होता, तिश्नगी सी रहती है दिल के दरीचों में, तेरी यादें रहती है। आज माजी की यादें, माजी का एक एक पल उसकी नम होती आंखों से किसी फिल्म की मानद चलने लगा। कुछ यादें आपके दिमाग में इस कदर नक्श हो चुकी होती हैं कि जब जी चाहे इनको प्ले करके गुजरी यादों को ताज़ा कर सकते हैं।
ये फिल्म ड्रामे की तरह दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगती हैं। धीरे धीरे वो भी माजी की यादों में उतरता चला गया। चंद साल पहले वो जॉगिंग से वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। तकरीबन 10-15 मिनट में वो शावर लेकर बाहर था। तभी उसकी समात से आवाज टकराई, जिंदगी उठ जाओ, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है नमाज पढ़ के ये मनहूसियत मत फैलाया करो, लेकिन मजाल है तुम मेरी बात सुन लो। मतिया बेगम मसलसल जिंदगी को उठाते हुए बोल रही थी, जो हमेशा फजर की नमाज पढ़ के दोबारा सो जाती थी। माँ क्या है, थोड़ा सा सोने भी नहीं देती आप, और सुबह सुबह ही कितना शोर मचाती हैं आप। अब आवाज जिंदगी की थी, जो नींद की वजह से थोड़ा बेढंगे से अंदाज में बोल रही थी। शीशे के सामने टाई की नॉट बांधता दरियाब मिर्जा हंस दिया। अच्छा मैं शोर मचाती हूँ? गुस्से और अफसोस बड़ी आवाज मतिया बेगम की थी। माँ क्या है, तो पहले आप मुझे सुकून से सोने क्यों नहीं देती? झुंझुलाई हुई आवाज। यकीनन मतिया बेगम हथियारों से लैस जूते मैदान में उतर चुकी थी। बदतमीज लड़की, कुछ शर्मो हया नहीं है तुझमें? माँ के साथ कैसे बोलना है, जरा भी तमीज नहीं है। वो उसे कोस रही थी और जूतों के साथ उसकी तवाजिया भी कर रही थी। वो खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ, जहाँ उसके कमरे की खुली खिड़की से अंदर का मंजर वाज़ेह नजर आ रहा था। 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, वरना अगले लम्हे तुझे तेरे बिस्तर समेत घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। नहीं चाहिए तेरी जैसी मनहूस मुझे अपने घर में। वो अब सख्त लहजे में उसे धमकी देते कमरे से बाहर निकल गई थी। वो सुबह सुबह ही अपनी इस कदर इज्जत अफजाई से अपना सा मुंह लेकर रह गई। फिर शीशे की तरफ रुख करते हुए बोली, पता नहीं वो कौन सी माएँ होंगी जो अपनी औलाद को सुबह सुबह प्यार मोहब्बत से उठाती होंगी। एक मेरी माँ है जो अपने 1.5 इंच जूते के साथ मुझे मनहूस कह कहकर उठाती है। हाय देखो देखो लोगों किस कदर मुझ बेचारी पर जुल्म हो रहा है। ऊंची ऊंची आवाज में इसकी अफसोस से बड़ी आहो बका जारी थी, जैसे जुल्म के पहाड़ इस पर टूट गए हों। वो औलाद भी बदतमीज, सुलझी और समझदार होगी। कम से कम तेरी जैसी बदतमीज मुंह फट नहीं होगी, जिनकी माहें प्यार से उठाती होंगी। मतिया बेगम की फिर से आवाज आई। ओ खुदाया, एक तो ये पाकिस्तानी माओं को पता नहीं अपनी औलाद में इतने कीड़े क्यों नजर आते हैं, और दूसरे लोगों की औलाद ही इतनी अच्छी क्यों लगती है। अपनी औलाद इतनी ही अच्छी लगती है तो दूसरों की औलादों को अडॉप्ट कर लेना था ना आपने, हमें क्यों पैदा किया। वो ऊंची ऊंची आवाज में बोल रही थी ताकि आवाज बाहुबी मतिया की समात तक पहुंच सके। जिंदगी अपनी बक बक बंद कर ले, वरना तेरी जुबान को काट फेंकूंगी मैं। मतिया बेगम के गुस्से बड़ी आवाज फिर आई, लेकिन जिंदगी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो तो बक बक करती थी तो मजीद करती थी। अभी भी वो करती जब मोइस कमरे में दाखिल हुआ। बस कर दो, क्यों हम सबके कान खा रही हो। उसके ऊंचा ऊंचा बोलने से वो तंग आकर इसके कमरे में आया था। अस्तगफिरुल्लाह भाई, मैं इतनी गंदी नहीं हूँ जो आपके कान खाऊंगी। ये काम आप और आपके घर वाले करते होंगे, जिंदगी हरगिज नहीं। वो गुस्से से बोलती हुई पैर पटक कर वॉशरूम में घुस गई। उफ, ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं। दरियाब मिर्जा ने नफी में सर हिलाया और खिड़की के सामने से हटा। एक दायराना निगाह आईने पर अपने अक्स पर डाली, फिर लैपटॉप का बैग उठाता कमरे से बाहर निकल गया। वो नीचे आया तो नाश्ते की टेबल पर सब घर वाले मौजूद थे। खुशगवार माहौल में नाश्ता किया जा रहा था। हाँ तो बेटा जानी, कैसा जा रहा है आपके कॉलेज का तजुर्बा? नाश्ते के दौरान इशफाक मिर्जा ने इसे देखते हुए इस्तफसार किया। आजकल अपने शौक के तख्त को पंजाब कॉलेज में टीचिंग कर रहा था। प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होने का पहला तजुर्बा था उसका। अच्छा जा रहा है बाबा, नाश्ता करते हुए उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुमने तो ख्वामुखा ये नया शौक पाल लिया, सीधी तरह अपने भाई की तरह अपना बिजनेस संभालते। लेकिन तुम, बात करते हुए वो चुप हो गए। इन्हें इसका अपना बिजनेस छोड़कर इधर उधर नौकरी करना पसंद तो नहीं था, लेकिन इसका शौक देखकर वो खामोश थे। लेकिन कभी कभी वो शिकवा कर देते थे। बिजनेस भी संभाल लूंगा बाबा, फिलहाल अभी आप और भैया संभाल रही हैं ना। लेकिन बेटा फिर भी जब तक तुम ऑफिस नहीं आओगे, बिजनेस को वक्त नहीं दोगे, काम कैसे किया जाता है, तो तुम उसकी बारीक बीनियों को कैसे जान पाओगे। वो रसानियत से उसे समझाते बोले। चले ठीक है बाबा, अब कॉलेज के बाद ऑफिस का भी चक्कर लगा लिया करूंगा। वो हंसते हुए बोला। अब आप खुश हैं? उनसे पूछ रहा था। इशफाक मिर्जा हंस दिए। तभी साथ वाले घर से दोबारा शोर आना शुरू हुआ। लगता है फिर मतिया आंटी से जिंदगी को डांट पड़ रही है। नादिया हंसते हुए बोली। इसे डांट कब नहीं पड़ती, इसकी हरकतें ही डांट खाने वाली हैं। दरिया बोला। ख्वाम हाँ ही मतिया बच्ची को डांटती रहती है, अभी यही तो उसके दिन है खेलने कूदने के। तलत बेगम ने फौरन जिंदगी की तरफदारी की। वो बच्ची है, यही बात तो इसको और शेर बनाती है। वो नैपकिन से हाथ साफ करते बोला। भाई जिंदगी तो रौनक है। इशफाक मिर्जा भी लबों पर मुस्कान सजाते बोले। बाबा उसे रौनक नहीं, जिंदगी अजीरन कहते हैं, जो आपकी इस लाडली ने सबकी की हुई है। दरियाब को उनकी बात पर काफी इख्तिलाफ था।
दरी ये बात अगर वो अभी सुन ले तो तेरा सर फटेगा, ये शर्त से मैं कहता हूँ। ज़रियाब भाई शरारत से गोया थे। बिल्कुल, आपको पता है वो क्या कहती है? मैं जिंदगी हूँ और मेरा काम है हंसना, मुस्कुराना और रौनक लगाना है। नादिया ने जिंदगी की कुछ दिन पहले की बात को उसी के अंदाज में सब तक पहुंचाया जिस पर सब हंस दिए। हंसना मुस्कुराना, संजीदगी भी किसी चिड़िया का नाम है जो उसमें भी बिल्कुल नहीं है। हर वक्त पागलों की तरह हंसती रहती है। वो वाहिद था घर में जिसे इस रौनक की हरकतों से सख्त उलझन थी। भाई वो खुद ही चिड़िया है, संजीदगी जिस चिड़िया का वो क्या करेगी। ज़रियाब भाई हंसते हुए बोले, जबकि उठा और कुर्सी की पूछ से अपना कोट पहना। पता नहीं आप इस जोकर को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, कोट के बटन बंद करते हुए बोला। अल्लाह, दरी भाई ऐसे तो ना बोले, नादिया फौरन बोली। उसकी बात से जरा भी पसंद नहीं आई थी। दरियाब ने सर झटका। इसके घर वाले तो पागल थे इसके पीछे, ये उसका ख्याल था। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, ये नाम इसके घर के हर एक फर्द की जुबान पर हमा वक्त रहता था। कौन थी ये जिंदगी? क्या लगती थी उनकी? बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ ना होकर भी वो सब कुछ थी, यानी जिंदगी थी। अपने नाम की तरह शरारती, नटखट, हंसने हंसाने वाली, जिंदगी का एक एक पल जीने वाली, खुशियों के साथ, मुस्कुराहटों के साथ। शायद ही दरियाब मिर्जा ने इसे कभी रोता हुआ देखा हो। वो उनकी हमसाई थी। राना साहब आर्मी ऑफिसर थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कैंट में घर ले लिया, जो बिल्कुल उनके घर के साथ ही मुंसलिक था। जब वो वहां शिफ्ट हुए तब जिंदगी 10वीं क्लास में थी, जबकि उनका यूनिवर्सिटी में पहला साल था। बहुत जल्दी वो लोग इनमें घुल मिल गए थे। शफीक, मिलनसार, प्यार मोहब्बत करने वाले राना अंकल और मतिया आंटी बहुत अच्छे लगे। इनके 5 बच्चे थे। सबसे बड़े मोइज भाई थे जो ज़रियाब भाई के हम उम्र थे। उनसे 1 साल छोटी आनिया आपी थी। फिर माज था जो दरियाब का हम उम्र था, और बहुत जल्दी इनकी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद जिंदगी थी जो नादिया से 1 साल छोटी थी। फिर सबसे छोटा और लास्ट पीस अरसल था। इन दोनों घरानों में कुछ इस तरह का बंधन बन गया था कि ऐसे लगता जैसे राना साहब और इशफाक मिर्जा दोनों भाई हों, या फिर मतिया और तलत बेगम बहनें हों, जिनमें बहुत प्यार हो। और जिंदगी तो अपने नाम की थी, हर वक्त उनके घर पाई जाती। तलत आंटी, आप ना मुझे मेरे मामा बाबा से अडॉप्ट कर ले, इन्हें मेरी कदर ही नहीं है, वो अक्सर मुंह बसोड़कर तलत बेगम से कहती थी। वो उससे प्यार भी तो बहुत करती थी, जबकि मतिया आंटी का वो बहुत सर खपाती थी, जिस वजह से वो इसे डांटती रहती थी। तभी इसे अपनी मामा से बहुत शिकवे थे। तलत बेगम इसकी बात पर हंस देती। तुम मेरी ही बेटी हो गुड़िया, वो प्यार से इसे कहती। नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि स्टैम्प पेपर पर लिख कर दें कि आप अपनी खुशो ख्वास में मुझे अपनी बेटी कबूल करती हैं। इसकी बात पर दरियाब बड़ा सा मुंह बनाता और मामा को कहता, जो उसकी बातों से हंस हंस कर दौड़ी होती, मामा सोचिएगा भी मत, ये खुद तो पागल है, साथ में हम सबको भी पागल कर देगी। बेफिक्र रहो दरिया, वो इसे दरिया ही कहती थी, जिस पर वो चिढ़ता था। जब तेरे जैसे खतरनाक पैरासाइट के साथ रहकर कोई पागल नहीं हुआ तो मेरी जैसी रौनक के साथ रहकर भी नहीं होगा। क्यों आंटी, मैंने ठीक कहा ना? अपनी बात के आखिर पर वो तलत बेगम से तायद जाती। ये मुंह और मसूर की दाल। उसकी बात पर वो जलकर हाक होता। दरियाब की और जिंदगी की कभी अच्छी दोस्ती नहीं हुई थी, और ना ही वो कभी एक दूसरे के साथ दोस्ताना लहजे में बात करने की कोशिश करते। वो अपने से बड़े भाई मौज को उसके नाम से बुलाती थी, तो दरियाब को भी भाई कहना का तकल्लुफ नहीं करती थी। हालांकि मतिया आंटी बहुत दफा इसको टोक चुकी थी, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जो किसी की बात को समझ जाए। वो गाड़ी लेकर जब बाहर निकला तो उसे वो रौनक बकौल दरियाब के घर वालों के सफेद और हल्के ग्रे रंग के यूनिफॉर्म में मलबूस स्याह बालों की पोनी टेल किए, कंधे पर गुलाबी रंग का बैग लटकाए मतिया आंटी के साथ घर के बाहर खड़ी नजर आई। फूला फूला सा चेहरा था। मतिया उसे कुछ कह रही थी। दरियाब ने गाड़ी उनके पास ला खड़ी की और गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए उसने मतिया आंटी से सलाम ली। अस्सलाम वालेकुम आंटी, सब खैरियत? उसने एक नजर जिंदगी पर डाली, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। हाँ बेटा, खैरियत ही है। बस मेरी इस निकम्मी औलाद ने सुकून जो नहीं लेने देना कि माँ क्यों ना 2 घड़ी सुख का सांस ले, वो जिंदगी को घूरते हुए बोली। दरियाब ने उसे देखा, जो शक्ल के बुरे बुरे जाविये बना रही थी। उफ, मेरी माँ को पता नहीं कौन से दुख मिल गए हैं मेरी तरफ से, जो आते जाते लोगों के सामने दुखड़े सुनाना शुरू कर देती हैं। और उसको देखो कैसे दांत निकाल कर सुन रहा है। वो दिल में ही बोली, देखो बेटा, अब सुबह लेट उठी है तो वैन वाला छोड़कर चला गया। इस काहल लड़की के बायस तो अब शक्ल बिगाड़ कर खड़ी है कि मैंने लोकल नहीं जाना। अब बताओ भला, इसके लिए कोई स्पेशल हेलीकॉप्टर लैंड करेगा जो इसे कॉलेज तक पहुंचाएगा? वो अच्छी खासी उस पर बिगड़ रही थी। उफ, न जाने ये पाकिस्तानी माएँ कब सुधरेंगी और कब ये अपनी औलाद की खूबियां औरों के सामने बयान करना छोड़ेंगी।
वो अच्छी खासी कलस कर रह गई। अब भला क्या जरूरत थी इसके सामने से बातें सुनाने की। आंटी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं भी तो कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे साथ चली जाइए। वो उनकी परेशानी को दूर करते बोला, वो भी सिर्फ और सिर्फ मतिया आंटी की खातिर, वरना तो इसे कोई शौक भी नहीं था। उसके कहने की देर थी जिंदगी। मैडम खुशी खुशी हामी भरते बोली, बिल्कुल मैं भी यही कहने वाली थी। आफ्टर ऑल हमने एक ही कॉलेज में तो जाना है। लेकिन मेरी प्यारी माँ को मुझे कोसने से फुर्सत मिले तो वो कुछ सोचे ना। वो लाड से उनकी बाहों का हार बनती, उनकी गाल पर प्यार करती। ये उसकी आदत, चाहे नाराज हो या खुश, वो घर से इन्हें प्यार करके ही रुखसत होती थी। बचपन की आदत अभी तक पुख्ता थी। गाड़ी की तरफ बढ़ी और फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। अल्लाह हाफिज आंटी। दरियाब ने मुस्कुराते हुए मतिया बेगम को खुदा हाफिज बोला और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उफ, तुम किस कदर बोंगे इंसान हो, खत दर्जा बोरदरीन। जब चंद पल गाड़ी खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ गामजन रही तो वो खामोशी जहर लगी थी उसे। तभी झुंझुलाते हुए बोली। कार चलाते दरियाब ने उसे अचंभे से देखा। मैडम आप बोल रही हैं, मेरी ही गाड़ी में बैठकर मेरे ही सामने आप मेरी बुराई कर रही हैं? नहीं मिस्टर, मुझे अच्छी तरह याद है। वैसे भी मेरी मामा ने बचपन से ही मुझे सच बोलने की तलकीन की है। यूं नो मैं बहुत फर्मा बरदार बच्ची हूँ। फर्मा बरदार बच्ची ने आंखें पटाई। बेयकीनी से इस फर्मा बरदार को देखा गया। फर्मा बरदार और वो भी तुम? हैरत से बमें उचकाई बेयकीनी के साथ। खुदा का खौफ करो मोहतरमा, क्यों झूठ बोल रही हो? इस्तेहज़ाई अंदाज में बोलता वो उसका मजाक उड़ा रहा था। चल तू जल कर खाक हो तारा, मैं तो कोई अच्छा सा गाना सुनना चाहूंगी। वो इसकी बात पर नाक से मक्खी उड़ाती रेडियो प्लेयर से गाने चेक करने लगी। तमीज से बैठो, गाड़ी में कोई गाना नहीं चलेगा। वो इसका हाथ झटकते जरा रोब से बोला, क्यों तुम मौलवी बन गए हो क्या? वो शरारत से फौरन बोली। तभी गाड़ी में फुल वॉल्यूम से गाने की आवाज गूंजने लगी। सानू नहर वाले पुलते बुला के, साड़ी अखियां विचों नींद उड़ा के। दरियाब मिर्जा ने हड़बड़ाकर प्लेयर को ऑफ किया, जबकि वो कहका लगाकर हंसी और हंसती चली गई। तो मौलवी साहब इस तरह के गाने सुनते हैं? वो हंसते हंसते उसे छेड़ रही थी। वैसे कौन है वो जिसने तुम्हें नहर वाले पुल पर बुलाया था? वो इसको देखते हुए अपने मखसूस शरारती अंदाज में पूछ रही थी। बहुत ज्यादा हंसने से उसकी हिरनी जैसी आंखें लबालब बढ़ चुकी थी। बट नॉनसेंस जिंदगी राना, तुम्हें मैंने लिफ्ट इसलिए तो नहीं दी थी कि तुम मेरा मूड खराब कर दो। वो जुज़बुज़ से अंदाज में बोला। माथे पर कई शिकने पड़ी थी उसके बिला वजह हंसने पर। तो दरियाब मिर्जा आपने लिफ्ट क्यों दी थी? उसकी बात पर वो खामोश रहा। कोई जवाब न पाकर वो फिर बोली, एक बात तो बताओ, तुम सबके साथ दांत निकाल निकाल कर हंसते हो, मेरे सामने ही तुम सड़े हुए करेले क्यों बन जाते हो? ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जरा इस पर आप रोशनी डालना पसंद करेंगे? वो वही गाड़ी की सीट पर दोनों टांगे किए आलती पालती मारकर बैठ गई और अपना रुख उसकी तरफ कर दिया। उसकी इस हरकत पर वो गुस्से से आग बगोला हो गया। ये लड़की सामने हो और मजाल है वो गुस्सा ना हो। उसने झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाई, जिससे वो गिरते गिरते बची थी। इससे पहले वो कुछ बोलती, वो वहीं से उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, फिलहाल तो तुम्हें मैं अपनी गाड़ी से निकालना पसंद करूंगा। वो मुंह खोले कभी उसे और कभी गाड़ी के खुले दरवाजे को देखती। गेट आउट फ्रॉम माई कार, वो गुस्से से बोला। अगर मैं ना जाऊं तो? वो सुकून से बोली, तो मैं तुम्हें धक्के देकर अपनी गाड़ी से बाहर निकालूंगा। तुम इस कदर बदतमीज हो क्या? मसनूई आंखें खोली। हाँ हूँ मैं बदतमीज। अब तमीज के दायरे में रहते हुए जल्दी से दफा हो जाओ। वो इसके दिए अलकाब को कबूल करते हुए बोला, तुम बहुत जालिम हो दरिया। वो मुंह बसोड़ते गाड़ी से उतरते हुए बोली। अभी कॉलेज 10 मिनट पैदल चलने की दूरी पर था। उसने इस कदर जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया कि कानों के पर्दे तक हिल गए। अब वो इतनी सी बदतमीजी तो कर ही सकती थी। अंदर बैठा दरिया गुस्से से पेचोताब लगा कर रह गया। फिर गुस्से को काबू में करते हुए जून से गाड़ी को आगे बढ़ा गया और वो बस उसे कोसती हुई पैदल चलने लगी। अभी कॉलेज 10 मिनट की दूरी पर था। मगरूर इंसान। माँ कहती हैं दरिया बहुत अच्छा, नेक और समझदार बच्चा है। अब इन्हें वो बताती ना कि आपके समझदार और नेक बच्चे ने आधे रास्ते ही उनकी बेटी को बेइज्जती करके कार से उतार दिया है। सारी गलतफहमी ही दूर हो जानी थी। वो बड़बड़ाती हुई जा रही थी। उनकी खुशफहमियां दूर नहीं होनी थी, बल्कि उनको यकीन होना था कि उनकी औलाद ने ही बदतमीजी की होगी। उसके अंदर कोई बोला, जैसे उसकी तौसीक कर रहा हो, हाँ मेरी माँ को पुख्ता यकीन है कि उनकी बेटी ही बदतमीज है। वो मुंह पसोड़कर खुद कलामी वाले अंदाज में एतराफ करते बोली थी। सामने ही उसे अपना कॉलेज नजर आ रहा था, जो चंद कदम के फासले पर था। फिर घड़ी पर वक्त देखा तो अभी कॉलेज लगने में 5 मिनट। वो जल्दी जल्दी कदम उठाती चलने लगी। दरियाब मिर्जा पंजाब कॉलेज में कंप्यूटर का उस्ताद था। अभी आप खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती, कंप्यूटर का एक लेक्चर उसको जिंदगी राना की क्लास में भी था।
जिंदगी राना बहुत ज्यादा ज़हीन तलबा नहीं थी। वो ओस दर्जे की तलबा थी जिसकी दिलचस्पी पढ़ाई में कम और शरारतों में ज्यादा होती थी। उसकी खूबसूरत आंखें हर वक्त शरारत से जगमगाती थी। वो ना ही उस्तादों की पसंदीदा तलबा रही थी, वो बस याद की जाती थी बस अपने नाम से, क्योंकि वो बिल्कुल अपने नाम की तरह शरारती, नटखट और हरदम मुस्कुराने वाली थी। अपने हंसने हंसाने वाले चुटकुलों से वो टीचर्स को भी पास नहीं रहने देती। माई हम तो बीए की क्लास में जाएं तो फ्रेश हो जाते हैं। जिंदगी राना बीए की क्लास में जिंदा दिल किरदार है। मैम नौशीन अक्सर अपने कोलीग्स में बैठते मुस्कुराते हुए कहती, जिस पर कुछ और भी टीचर्स मुत्तफिक होती, लेकिन दरियाब मिर्जा कुछ भी नहीं बोलता। अब वो इन्हें क्या कहता, इसे तो कोफत होती थी इस लड़की के हर वक्त चोकड़ों वाली हरकतों से। अभी भी इस वक्त इसका लेक्चर था। वो अपनी भरपूर दिल फरेब शख्सियत के साथ संजीदगी का लबादा और डाइस के पास खड़ा था जब उसकी निगाह तीसरे नंबर की रो में बैठी उस कोफत ज़दा लड़की पर पड़ी, जो कुर्सी के बाजू पर कोहनी रखे हाथ की हथेली पर चेहरा टिकाए अपनी नजरें उसी पर गाढ़े हुए थी। जिंदगी, सर को घूरना बंद कर दो, वो देख रहे हैं तुम्हें। सबरीना ने इसकी महवियत को नोट करते हल्के से ठहाका मारा। वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, जो उस वक्त बनी थी जब वो यहाँ शिफ्ट हुए। वो इनके घर के सामने ही रहती थी। तो देखने दो कमबख्त को। वैसे तुम्हें मालूम, आज उसने मुझे अपनी गाड़ी से गेट आउट किया है और मेरा दिल बहुत दुखी है। वो दुखी लहजे बनाते आहिस्तगी से बोली। और तुम उनको घूरते हुए अपना दुख मना रही हो? डपटने वाले अंदाज में वो उसको देखते बोली। नहीं यार, मैं तो वो दुख मिटा रही हूँ, मना नहीं रही। वो सरगोशी करते बोली। रोल नंबर 23, स्टैंड अप। उसकी पाटदार खामोश सी क्लास में गूंजी। सब सर उठाए गर्दन घुमाए उसे देखने लगे, जो मुसलसल गर्दन झुकाए रजिस्टर पर आड़ी तिरछी लाइनें लगा रही थी। उसने आवाज को अनसुना किया। जिंदगी, सर तुम्हें बुला रहे हैं। सबरीना इसे टस से मस ना होते देखकर बोली। इसके ना उठने पर दरियाब मिर्जा को बहुत ऐश दिला रहा था। वो फिर उठी, मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बनाते। सर, माय नेम इज जिंदगी, नॉट रोल नंबर 23। वो मुंह बसोड़ते पुरतमाद लहजे में बोली। सारी क्लास खीखी करके हंसने लगी। साइलेंस। उसके गुस्से से बड़ी आवाज ने सबकी हंसी को ब्रेक लगाई। कल जो टेस्ट दिया था आपने याद किया? वो उससे पूछ रहा था और उसे यकीन था कि जवाब नहीं में आएगा, और वो यकीन पर पूरा भी उतरी। नहीं, साफ गोई से बोली। क्यों? उसने वजह पूछी। सर, मैं ठीक नहीं थी। एतमाद से एक टूटा फूटा उज़र पेश किया, जो बहुत पुराना बहाना था। आप हफ्ते में कितनी दफा बीमार होती हैं मैडम? वो तंजिया दान पीसते हुए पूछ रहा। सारी क्लास हंसी जब्त किए सर झुकाए हुए थी। जितनी दफा आप टेस्ट देते हैं, दो टोक जवाब। बदतमीज लड़की, जवाब तो ऐसे दे रही हो जैसे ये क्लासरूम नहीं उसका घर हो। वो दिल ही दिल में बोला। ये बताएं, आप पढ़ाई को संजीदा कब लेंगी? आपके वालिदैन यहाँ बातें शरारतें करने की फीस अदा करते हैं या पढ़ने की? वो इसको अगर शर्मिंदा करना चाह रहा था, वो गलती पर था, क्योंकि ऐसा इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला था। सर, आज आपके लेक्चर में ये टॉपिक भी शामिल था क्या? वो मजे से पूछ रही थी। मजाल है ये लड़की कभी भी संजीदा हो जाए। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। उसकी बात सुनते ही उसने गुस्से के आलम में क्लास से बाहर जाने का इशारा किया। वो मुस्कुराई, फिर अपना पेन और रजिस्टर पकड़कर क्लास से बाहर जाने लगी। थैंक यू सर, वैसे भी आज मेरा आपकी बोर्ड क्लास लेने का दिल नहीं कर रहा था। ये बात उसने जाते हुए उसके पास आकर बहुत आहिस्तगी से कही कि इसके अलावा कोई भी न सुन सका। वो जब्त करता रह गया। दिल में आज मुहिम इरादा कर लिया कि मतिया आंटी को इसकी शिकायत लाजमी करेगा। उफ जिंदगी, तुम क्या चीज हो? सबरीना बोली। इस वक्त ब्रेक थी और वो कॉलेज के कैफे में बैठी चाय समोसे से लुत्फ उठा रही थी। हाँ, चीज नहीं जानी, इंसान हूँ मैं। उसने चाय का घूंट पड़कर उसकी तौसीक की। हाँ, बहुत बदतमीज इंसान हो। कैसे सर को जवाब देती हो? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? हाँ, चलो जी, मुझे बदतमीज कहने वालों में से एक और इंसान का इजाफा हो गया। वाओ, ग्रेट जिंदगी। उसने हंसते हुए खुद को दाद देने वाले अंदाज में दाएं हाथ से बाएं ने कंधे पर थपकी दी। सबरीना तासुब से सर हिलाकर रह गई। तुम्हें एक बात बताऊं? राजदारी से वो जरा झुककर इसे पूछने लगी। हम बताओ। वो क्या है ना, दरियाब मिर्जा को देखकर मुझे टीचर्स वाली फीलिंग्स ही नहीं आती, तो मैं शर्म कैसे कर लूं? वो ढिठाई से मुस्कुराते बोली। हाँ, तुम्हें तो उन्हें देखकर सजन सजनी की फीलिंग आती है, तभी ढेले भाड़ कर उनको घूरती रहती हो। सबरीना ने तंज किया और वो मुस्कुरा दी। जब मालूम है तो पूछते क्यों हो? वैसे यार, मैं सोचती हूँ वो अकड़ू इंसान तो मुझे हमेशा गेट आउट करता रहता है, तो अपने दिल में कैसे मुझे गेट इन करेगा? तफक्कुर बड़े अंदाज में वो जरा गैर संजीदा हुई, जिस पर सबरीना कहके लगाते हंसी। अपनी दोस्त की बेतुकी सी बात पर जानिए उसकी पसंद में खुद को डाल लो, क्या पता फिर गेट इन होने के चांस मिल जाएं। उसने मशवरा दिया। उसकी पसंद पता नहीं क्या है, वो पुरसोच अंदाज में बोली। वैसे मैं क्यों खुद को बदलूं?
जैसी मैं हूँ वैसे ही मुझे वो पसंद करेगा। फौरन अपनी सोचें दफा दूर करते वह सूख से बोली, ऐसा तो मरकर भी नहीं होगा, नामुमकिन है ये। क्या पता मरकर हो जाए, वो शरारत वाले अंदाज में बोली। सबरीना उसकी चमकती आंखों में देखती रह गई, जहां पर नई नई मोहब्बत के जुगनू टिमटिमा रहे थे। उसके शरारती से दिल पर मोहब्बत की कोपने पनपने लगी थी, जिसे वो हर रोज उम्मीद का पानी देती थी कि दरियाब मिर्जा अगर इसके दिल में विराजमान हुआ है तो वो उसी का होगा, इस बात से बेखबर के किस्मत में उसके क्या लिखा हुआ है। ऐ जिंदगी थोड़ा सा बेखबर रहने दे, थोड़ा सा खुशगुमार रहने दे। ऐ जिंदगी थोड़ा सा बेखबर रहने दे, थोड़ा सा खुशगुमार रहने दे। हकीकत जरा तल्ख सी है जिंदगी, थोड़ा ख्वाबों में मुझको रहने दे। कुछ सच्चाइयाँ ले लेगी जान मेरी, थोड़ा सा मुझको अनजान रहने दे। अभी तो कुछ सफ़र और भी करना है, थोड़ा सा मुझको जी लेने दे। दरियाब मिर्जा से नोकझोंक करती, उसको तंग करती, उसको छेड़ती। कब उसके दिल में मोहब्बत गीत गाने लगी उसे पता ही नहीं चला। मीठा मीठा सा एहसास, बहारों के जैसा, फूल की खुशबू जैसा, रंग बिरंगी तितलियों जैसा, बारिश की बूंदों जैसा। नरम नरम सा ये एहसास जागने लगा और वो रोजाना इस जज्बे में सरशार होती, बेखुद होती। दिल की धड़कनें रक्स करती और वो बेखुदी के आलम में उसे देखती रहती। कभी क्लासरूम में तो कभी कॉरिडोर से गुजरते हुए, कभी मोइस के साथ बातें करते हुए, जॉगिंग करते, एक्सरसाइज करते। लेकिन वो इसके दिल में पैदा होने वाले जज्बे से अनजान था, क्योंकि उसकी शरारतें इस जज्बे पर गालिब आ जाती थीं। एक सबरीना थी उसकी वाहिद दोस्त, जो उसके दिल का हाल जानती थी, जो उसकी हमराज थी। इतवार का दिन था और वो दिन चढ़े सोती रही। 12 बजे के करीब वो उठी और नीचे आई, जहां सुगरा बीबी दादी लाउंज में एक तरफ रखे अपने तख्त पर बैठी, नजर की ऐनक लगाए, जो नाक की नोक पर रखे कोई सलाइयों से सफेद धागे के साथ न जाने क्या बुन रही थी। वो लाउंज के साथ मुंसलिक किचन में दाखिल हुई। मामा मेरा नाश्ता। किचन में काम करती मतिया बेगम उसकी तरफ मुड़ी और खूनख्वार निगाहों से उसे देखा। दफा हो जाओ यहाँ से, नाश्ता दो मैं तुझे, जहर ना दे दूं तुझे। माँ क्या हो गया है, वो इनके बिगड़े तेवर देखकर पूछ रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी और इसी गुस्से में उसे किचन से निकाल बाहर किया। वो नासमझी वाली कैफियत से बाहर दादी के पास रखी एक कुर्सी पर टिक गई। दादी, माँ को क्या हो गया है, सुबह सुबह बहुत गुस्से में लग रही हैं। उसकी बात पर उन्होंने उसे देखा, जो अभी तक किचन की खिड़की से मतिया बेगम को देख रही थी। उन्होंने सलाइयां एक तरफ रखी और अपने पास पड़ी लाठी उठाकर इसकी कमर पर रसीद कर दी। हाय हाय हाय, हड़बड़ाई, दर्द बिलबिलाई कमर से हिलाते हुए उसने दादी को देखा, जिनके तेवर भी किसी खतरे से कम नहीं लग रहे। वक्त देखा है तुमने हरामखोर, अपनी नाक पर टिकाए चश्मे से वो झांकते हुए जारहाना अंदाज में बोली। जा जाकर दूसरों के घरों में देख, कभी किसी की बहन बेटी इस वक्त तक सोती मिली तो बताना। खौफे खुदा का कोई शर्मो हया ही नहीं तुझमें। तेरी टांग जितनी लड़कियां घर के सारे काम करती हैं और एक तू नकम्मी है जो सारा सारा दिन इधर उधर तांगा झांकी करती रहती है। मजाल है माँ के साथ हाथ ही बटा दे। दादी बड़ी पड़ी थी तभी लावा बरसा रही थी। उफ खुदाया, इतनी लंबी तकरीर, दादी कितना वक्त लगा इसे रटने में, वो भी अपने नाम की थी। मजाल है जो जरा भी शर्मिंदा हो। दादी का दिल चाहा अपना सर पीट लें। तू कभी नहीं सुधर सकती, दफा हो जा मेरी नजरों से दूर, वरना मैं अपना ही सर फाड़ बैठूंगी। ओ खुदाया, दादी यानी आप खुदकुशी करेंगी? हैरत से अपनी खूबसूरत आंखें फैलाए दादी, आपको नहीं मालूम खुदकुशी हराम है, ऐसा सोचिएगा भी मत। वो इन्हें तनबीह कर रही थी, जैसे दादी कोई कमसिन बच्ची हो। कमबख्त, दफा हो जा यहाँ से, दादी झुंझलाई। एक तो पता नहीं आप सबको मुझ मासूम से मसला क्या है, हर कोई बस मुझे ही दफा करने पर तुला हुआ। जब हो जाऊंगी दफा तब कदर होगी मेरी। वो पांव पटकते हुए उठी। किचन से मतिया बेगम भी हाथ साफ करते निकली। और दादी, वैसे तो आप कहती हैं आपसे ज्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन मुझे अगर 1 घंटा भी डांटेंगी तो आपको कुछ नहीं होगा, न सर में दर्द न जुबान में दर्द। ये काम आप बहुत शौक से करेंगी। आवाज बुलंद होती जा रही थी, जैसे वो जगड़ रही हो। देखें इसकी जुबान कैसे कैंची की तरह चलती। मतिया बेगम ने एक जापड़ इसकी कमर में रसीद किया। क्या मैं इतनी फालतू हूँ जो आप लोग मुझे मारते रहते हैं? वो मुंह बसोड़कर कमर से हिलाते बोली। इससे पहले मतिया बेगम कुछ बोलती, दरियाब मिर्जा सलाम करता लाउंज में दाखिल हुआ। आंटी, मोइस घर पर है? उसने इस्तफसार किया। नहीं बेटा, वो सुबह से कहीं निकला हुआ है। कुछ काम था क्या? उन्होंने बताते हुए पूछा। वो दोस्त आए हुए हैं तो उसका पूछ रहे थे, फोन किया तो वो बन जा रहा था, तो मैंने सोचा
घर पता करता हूँ, उसने वजाहत दी। फिर इजाजत लेता वहां से चलता बना। इतने से वक्त में उसने जिंदगी की तरफ देखा भी नहीं था जो मतिया बेगम के साथ खड़ी थी, जबकि जिंदगी ने उससे नजरें नहीं हटाई थी। महारानी साहिबा, आप कहाँ चली अब? उसे बाहर जाता देखकर मतिया बेगम पूछे बगैर न रह सकी। जहां भी जाऊं आपको उससे क्या? वो बगैर उनकी तरफ देखे बाहर निकल गई। और मतिया बेगम तासुफ से सोचकर रह गई कि ये लड़की कब सुधरेगी। इनके घर का अनोखा पीस था वो, जिसका नाम था जिंदगी राना। नादी, तुम्हारा भाई समझता क्या है खुद को? शोहा कहीं का, वो नादिया से बोलती हुई किचन में दाखिल हुई जहां वो और आलिया काम कर रही थी। भाई ने अब क्या कर दिया है जिंदगी? मसरूफ सी नादिया इस पर एक निगाह डालते हुए बोली। अपने दोस्तों के सामने मुझे डांट कर रख दिया है। अब मुझे क्या मालूम था उसके दोस्त खुलेआम यहाँ वहां घूम रहे होंगे। वो काफी गुस्से में लग रही थी। चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता, तुम्हें पता तो है भाई की आदत का। नादिया ने उसे ठंडा करना चाहा। नहीं, मुझे तुम ये बताओ, वो कहता है मुझे, तुम्हें शर्म नहीं है? खुद तो जैसे शर्म के उसने जाम पिए हुए हैं ना। बदतमीज इंसान, लड़कियों से बात कैसे करनी है, अकल ही नहीं। वैसे ये कॉलेज पढ़ाता है। वो बोल रही थी गुस्से से। अब उसका गुस्सा निकालना तो था। तुम अपना वॉल्यूम आहिस्ता नहीं रख सकती? वो किचन की दहलीज पर खड़ी थी जब वो इसकी बुलंद होती बकबक को सुनकर वहां आया। उसकी बात पर वो उछलकर मुड़ी। आलिया और नादिया भी उनकी तरफ मतवज्जा हुई। उफ, ये इंसान पता नहीं मुझे देखकर अंगाड़ी क्यों चबाने लग जाता है, उसने सोचा। नहीं रख सकती, कर लो जो करना है। बात तो वो किसी की मानती नहीं थी। जाओ, जाकर फिर अपने घर में गला फाड़ो, हमारा सर ना खाने आ जाया करो, मेहरबानी होगी। वो दान पीसते हुए तकरीबन हाथ जोड़ने वाले अंदाज में बोला। मैं तुम्हारे घर नहीं आती, ये मेरे अंकल आंटी का घर, और दिमाग खाने का पेशा तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। वो नाक मुंह चढ़ाते बोली। फिर उसकी नजर दरियाब के एक दोस्त पर पड़ी जो किचन के सामने लिविंग रूम की दहलीज पर खड़ा उसको देखते हुए पतीसी निकाल रहा था। और तुम लोग यहाँ मेहमान आए हो तो मेहमान बनकर हो, इधर उधर तांका झांकी मत करो। और तुम मुझ पर जो बड़े लेक्चर झाड़ते हो, अपने दोस्तों को भी तमीज सिखाओ। वो इसको बोलते हुए दरियाब से मुहातिब हुई। वो बेचारा तो अपनी सी शक्ल लेकर ओझल हो गया। अपनी हद में रहो जिंदगी, वो दृष्टि से बोला। तभी तलत बेगम वहां आई। क्या हो गया है दरियाब? मामा, अपनी इस लाडली को कुछ समझाएं, अकल नाम की चीज नहीं है इस लड़की में। हाँ, सारी अकल तो उसके पास आ गई है, बड़ा आया अक्लमंद। वो किसी बात का जवाब न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ओहो, बस करो, जब देखो तुम दोनों झगड़ते रहते हो। जाओ दरी, अपने दोस्तों के पास जाकर बैठो। वो दरियाब को वहां से जाने का कहकर खुद जिंदगी की तरफ बढ़ी। क्या हो गया मेरी बेटी, इतने गुस्से में क्यों है? वो प्यार से उसके बालों को संवारते बोली। आपका बेटा है इसकी वजह। घर से माँ और दादी की डांट सुनकर आई, यहाँ पर आपके बेटे ने अपने दोस्तों के सामने झाड़ पिला दी। वो मुंह पसोड़कर बोली बेचारगी से। हाय, मैं सदके वारी, हर कोई मेरी बेटी को ही डांटता रहता है। फिक्र नहीं करो, दरी की तो मैं अच्छी खासी क्लास लूंगी। तो माँ और दादी की क्लास कौन लेगा? उसकी बात पर वो तीनों मुस्कुराई। ये क्लास थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए अच्छी खासी तो नहीं ले सकती, बस थोड़ी सी ले लूंगी, वो शरारत से बोली। उसकी बात पर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। आंटी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ज्यादा, वो इनके सीने से लग। प्यार का इजहार यूं ही करती थी हमेशा से। कॉलेज में उसके हफ्तावार टेस्ट हो रहे थे, जिसकी वो बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मेहनत तो कर ही रही थी। इसलिए उसका ज्यादा आना जाना पिछले 3-4 दिनों से मिर्जा हाउस बंद हुआ था। आज वक्त निकालकर उधर रुक किया था। वो लाउंज में बैठी तलत बेगम से मिलकर वो आलिया और नादिया के मुश्तरका कमरे में आई। साजन जी घराए, दुल्हन हूँ शर्माए। नादिया की खनकती हुई आवाज उसके कानों से टकराई। वो काउच पर बैठी, साथ ही उसकी अनंता भाभी अपने 2 साला बेटे को लिए बैठी थी। सामने आलिया सर झुकाए बैठी थी। ओहो, किसके साजन आ रहे हैं भाई? वो शोही से बोलते हुए आलिया के पास बैठ गई। अरे शुक्र है जिंदगी, तुमने भी अपना दीदार करवाया, वरना मुझे तो शक हो रहा था कि कहीं लड़की पिया को प्यारी तो नहीं हो गई। अनंता भाभी इसको देखकर शरारत से गोया हुई। भाभी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। वैसे यहाँ पर किसके साजन आ रहे हैं? कुछ हमें भी तो बताएं। हम चंद दिन नजरों से ओझल क्या हुए, लोगों ने हमें पराया ही कर दिया। वो शिकवा करते बोली। अरे अरे लड़की, किसी ने तुम्हें पराया नहीं किया, नादिया फौरन बोली। चलो जी मान लेते हैं। और नादी, कहीं तुम्हारे साजन साहब तो नहीं इटली से आ रहे? वो शरारत से इसको चिढ़ाते हुए असल मुद्दे पर आई। अरे हाँ, मेरे नहीं, आलिया के साजन साहब की तशरीफ आवरी होने वाली है, नादिया ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। व्हाट? वो झटके से आलिया की तरफ मुड़ी, जो शर्मीली मुस्कान लिए बैठी थी। आली, ओ खुदाया, क्या ये सच है? खुशी के मारे वो चीखी, फिर उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाकर जोश से बोली। कौन है वो? खुशकिस्मत इंसान। वो बहुत खुश लग रही थी। और कौन हो सकता है? अपने दरीब आई हैं खुशकिस्मत, नादिया ने चहकते हुए बताया।
मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत ज्यादा। नादिया के चेहरे से हंसी जुदा नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी बात के किसी की हंसी को पल में जुदा कर दिया था। वो सीधी हुई, आंखें हैरत से मुंजमद हुई, होंठों पर जो दिलकश मुस्कुराहट थी वो रुखसत हुई। धड़कनों ने शोर करना बंद किया, जैसे वो खामोश रहकर यकीन चाह रही हो। क्या ये सच है? मरे मरे लहजे में वो यकीन दहानी कर रही थी। बिल्कुल, ये सच है। आज ही बाबा ने फैसला किया है। दरियाब भाई अब नौकरी कर रहे हैं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। आलिया और उनकी बात तो शुरू से ही तय थी। तो फिर आली की भी पढ़ाई खत्म हो गई है, तो बाबा ने कहा देर किस बात की, दोनों को जल्द ही एक बंधन में बांध देना चाहिए। नादिया ने हल्के फुल्के अंदाज में तफसील बताई। वो खुश थी बेपनाह, खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, वहां वाकई खुशी का समा था। लेकिन उसका दिल तूफानों की जर्द में यूं आया कि उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आया। सांस लेना दुश्वार होने लगा। ये क्या कह रही थी नादी? दरियाब मिर्जा किसी और का? ये कैसे हो सकता था? वो शख्स जिसके साथ लड़ाई होने के बावजूद दिल का मकीन बना था, वो तो उसका था ही नहीं। आंखों की पुतलियां नम होने लगी, उसका दम घुटने लगा। इससे पहले उसका दिल बंद हो जाता, वो यकदम उठी। अरे जिंदगी कहाँ जा रही हो? वो भागने के से अंदाज में कमरे से बाहर निकली। जब भाभी ने पीछे से आवाज दी, वो सुनी अनसुनी करती भागती गई। नादिया के लफ्जों की बाज गश्त जारी थी। मन भारी हो रहा, आंखें बरस रही थीं। इतनी जल्दी जा रही हो जिंदगी? उसे जाता देखकर तलत बेगम ने पूछा। वह लड़की जो मिर्जा हाउस से जाने का नाम नहीं लेती थी, आज एक लम्हा भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। वो उनकी बात को नजरअंदाज करती लाउंज पार कर गई। पीछे वो इस्तेजाब से उसको जाता देखती रह गई, सर झुका, आंखें धुंधलाई। तभी बाहर से आते दरियाब से जबरदस्त तसादुम हुआ। इससे पहले वो जमीन बोस होती, दो मजबूत बाहों ने अपने हसार में ले लिया। क्या तुम देख कर? इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता, उसकी निगाह उसकी नैन कटोरों से बड़ी पड़ी। गहरी समुंदर जो उछल उछल कर बाहर आने को बेताब था, वो थम चुका था। भूल गया कि इस वक्त वो इसके कितने करीब था। बस उसे वो अश्कों से बड़ी आंखें नजर आ रही थी, जो शायद ही उसने उनमें आंसू देखे थे। वो तो मुस्कुराती आंखें थीं। फिर होश तो उसे तब आया जब उसके हसार से निकलती वहां से भागते हुए उनकी दहलीज पार कर गई। उसे क्या हुआ आज? वो हैरान था, जरा मुस्तरिब हुआ। फिर दिल में उठने वाली कैफियत को झटकता हुआ वो अंदर भर गया। अपने कदमों पर वो वापस घर, अपने कमरे तक कैसे पहुंची ये सिर्फ वही जानती थी। दिल था कि यकीन ही नहीं कर रहा था, लेकिन कानों ने जो सुना, आंखों ने जो देखा, वो कैसे जुटला सकती थी। हंसती मुस्कुराती जिंदगी यकबार मुरझा सी गई। उस दिन उसकी खामोशी सब घर वालों को खटकी थी। सब हैरान थे कि उसे हुआ क्या, वो आज इतनी खामोश क्यों है। लेकिन वो तो अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश में थी कि वो जो सुन चुकी है वही हकीकत है। फिर एक दो दिन में अपने ही घर में उसकी शादी के आए रोज जिक्र सुनते यकीन पुख्ता हो गया। दिल किरची किरची करके टूटा। मोहब्बत में अक्सर ये हाल होता है, कोई रोता है, कोई हंस देता है। मोहब्बत के दरिया में उतरना आसान नहीं, कोई तर जाता है, कोई डूब जाता है। उस दिन अपने कमरे में बंद अंधेरा किए वो खूब रोई। जारों के तार मोहब्बत रुला रही थी। जिसको वो चाहती थी वो किसी और का होने जा रहा था। ये बात उससे बर्दाश्त करना मुश्किल था। जिंदगी में तुम्हें बाहर बुला रही हूँ और तुम यहाँ सरे शाम लेटी हुई हो, मतिया बेगम बोलते हुए कमरे में दाखिल हुई। लेकिन वो सर नीचे किए सोती बनी। जिंदगी उठो, तलत आपा बाहर आई हुई हैं, तुम्हें याद कर रही हैं। वो उसके पास आकर बोली, लेकिन दूसरी तरफ हनूज कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। लगता है सो गई है, वो बड़बड़ाई, फिर कमरे से बाहर निकल गई, इस बात से अनजान कि उनकी बेटी किस दुख में गिर चुकी थी। नासूर दुख, कभी न भरने वाला। उसकी शादी हो रही थी, उसकी रजामंदी से। आलिया से शादी का फैसला सरासर वालदैन का था और उसने ताबेदारी से सर झुका दिया। कोई खास पसंद तो उसकी थी नहीं। आलिया अच्छी थी, सुलझी हुई, खुश शक्ल, अच्छे हिलाक वाली। वो इसके इकलौते मामू की बेटी थी। बहुत छोटी थी जब माँ बाप चल बसे और वो उनके घर रहने आ गई। और तलत बेगम को अपने इकलौते भाई की इकलौती निशानी बहुत अजीज थी, तभी तो इसे निगाहों से दूर न जाने दिया और इसकी रजामंदी से अपने हुबरू बेटे के साथ मंसूब कर दिया। शादी को 2 हफ्ते रह गए थे और घर में जोरों शोर से तैयारियां चल रही थीं। आए रोज खवातीन के बाजार के चक्कर लग रहे थे। मतिया बेगम भी भरपूर उनका साथ दे रही थी, लेकिन इस दौरान उसने एक बार भी जिंदगी को नहीं देखा था। ना उसकी आवाज सुनी, ना उसकी झलक देखी। दरियाब को न जाने क्यों उस दिन का मंजर याद आ गया, उसकी भीगी हुई आंखें। पास ही मतिया आंटी तलत बेगम के साथ कोई बात कर रही थी जब भाभी ने उनसे इस्तफसार किया, आंटी ये जिंदगी कहाँ होती है आजकल, नजर ही नहीं आ रही। ठीक तो है? बिल्कुल ठीक है, उसे क्या होना है, उन्होंने जवाब दिया। दरियाब कदरे फासले पर बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन कान उनकी तरफ ही लगे हुए थे।
अल्लाह आंटी, ये जिंदगी आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं बनी हुई? अपनी आदत के बरखिलाफ खामोशी इख्तियार किए हुई है। कहीं आपने ज्यादा सीरियस वाला तो नहीं डांट दिया? नादिया बोली। अरे बेटा, वो पहले कब मेरी डांट को संजीदा लेती है। ऐसी बात को उड़ाती है जैसे मैं उसकी सहेली हूँ और मजाक कर रही हूँ उससे। उनकी बात पर तीनों खवातीन मुस्कुरा दी। दरियाब मिर्जा भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो जहाँ नहीं होती वहां भी उसका जिक्र होता है। अजीब लड़की थी, हर किसी को गर्विदा बनाए हुए थी। एक तरफा मोहब्बत में एक सजा है जो अजियत के सिवा कुछ नहीं। काश तुम मेरी खामोश मोहब्बत को समझ सकते। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। काश मेरी आंखों में अपने लिए दीवानगी देख लेते। तुम किसी और के हो जाओ, ये सोच ही मेरी धड़कनों को शिकंजे में ले लेती है। तुमसे मोहब्बत करते हुए तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि तुम किसी और के हो सकते हो। मोहब्बत भला ये कब सोचने देती है? वो तो अपने हसार में इस तरह कैद करती है, सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर देती है। काश मैं तुम्हें अपना दिल दिखा सकती, जहां इस वक्त दर्द का ठाठे मारता समुंदर मेरे सीने में कैद है। दरियाब मिर्जा, मैं तुम्हें खो रही हूँ। कैसे यकीन कर लूं कि तुम किसी और की जिंदगी बन रहे हो? मैंने तुम्हें चाहा है दरियाब। अपने दर्द को लफ्जों की जुबान देते सफाई करतास पर उतार रही थी। आंसू भी गालों से लुढ़कते हुए सफ़ों पर गिरते और वहां से कलम की रोशनाई को फैला देते। दिल आखो बका में मसरूफ, वो वही डायरी पर सर रखे, मुंह बाजुओं के आहाले में छुपाए छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। शाम डल चुकी थी। रात की स्याही ने अपनी जगह लेनी शुरू कर दी थी। बारिश थी कि तूफान थमने का नाम नहीं ले रही थी। खिड़की से टकराती बारिश की बूंदें माहौल में अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। बेड पर चट लेटे वो छत को देख रही थी। पास ही उसके सबरीना बैठी हुई थी, जो उसकी आंखों में बहते आंसू को देखकर गहरे दुख में गिर गई थी। ये मोहब्बत हंसते मुस्कुराते इंसान को रुला कर रख देती है। बहते हुए आंसू भी गुजरा हुआ लम्हा लहराने लगा। यखबस्ता सर्दी में होने वाली बारिश वो तलत आंटी के लॉन में बगैर सर्दी की परवाह किए बारिश का मजा ले रही थी, जब उसे भी अपने साथ लिए लॉन में निकल आई। तुम पागल हो जिंदगी, खुद तो मरोगी, मुझे भी मारने का इरादा है क्या? वो उसकी हरकत पर खिलकर रह गया। वो ऐसी ही थी, लापरवाही। ओहो, एक तो तुम्हारी ये छुई हुई आदत से मैं सख्त तंग हूँ। नहीं मरते तुम जरा भीगने से। वो इसके गुस्से को नजरअंदाज करते बोली। वो सर झटक कर वहां से चला गया और वो मजे से बारिश को एंजॉय करती रही। वो दिन याद करके एक दफा फिर वो ज़ारों की तार रोने लगी। सबरीना, मैं मर जाऊंगी, उसके बगैर मैं क्या करूं? वो फूट फूट कर रोते बोली। सबरीना ने आगे भरकर रेजा रेजा बिखरती इस हफ्ती लड़की को अपने साथ लगाया। वो इसकी हमराज, उसकी दोस्त थी, जो इसके दिल में उभरने वाली मोहब्बत फिर उस दुख के बारे में जानती थी। उसके दिल में छुपी मोहब्बत और अब दिल में उठने वाले दर्द से आशना थी। बस करो जिंदगी, तुम्हें देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। सबरीना की आंखें भी नम होने लगी। पता नहीं सिपी, मुझे उससे कैसे मोहब्बत हो गई। तुम जानती तो हो, वो कभी भी मुझसे अच्छे अंदाज में बात नहीं करता, लेकिन फिर भी ये पागल दिल अपने अंदर बसाया भी तो उस शख्स को जो मुझे सख्त नापसंद करता है। ऐसा क्यों हुआ सबरीना, क्यों? वो मेरा क्यों नहीं हो सकता? सबरीना खामोश थी। क्या जवाब देती? वो तो बस इतना जानती थी कि उसकी प्यारी दोस्त को कैसे मोहब्बत ने अपने रोग में लपेट लिया है। जिंदगी, तुम ऐसी तो नहीं। इन चंद दिनों में तुमने खुद का क्या हाल बना दिया है। जानती हो सब कितना परेशान है। तुम्हारी ये खामोशी सबको खटक रही है। वो इसके आंसू पोंछते बोली, जो बार बार गालों पर ढलक आते थे। सिब्बी, मैं कहती थी मैं जिंदगी हूँ, खुश रहने वाली, हंसने मुस्कुराने वाली, लेकिन ये भूल गई थी जिंदगी तो खुशी और दुख का इम्तिजाज है। फिर मुझे कैसे दुख ना मिलता? मैंने जिंदगी में खुशी को महसूस किया, दुख को कदमों तले रोन दिया, और अब ये दुख अपने अंदर लिए मेरे वजूद को करची करची कर रहा है। वो करलाते हुए लहजे में भूलती रही। इन 3-4 दिनों में उसने जिस कदर आंसू बहा दिए थे, जिंदगी में शायद ही एक भी बहाया हो। दुख मुझसे बदले ले रहे हैं। रोने के बायस आवाज भारी हो चुकी थी। जिंदगी मत रो यार, दुनिया में दरिया भाई से भी अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह तुम्हें उनसे भी अच्छा हमसफर मिलेगा। वो अपनी प्यारी सहेली को मोहब्बत से बहलाते बोली। सिब्बी, बहुत से अच्छे होंगे, लेकिन उनमें दरियाब तो नहीं होगा ना जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। वो तो सिर्फ एक है, जो सिर्फ और सिर्फ आलिया के बख्त का सितारा है। कितनी हसरत थी उसके अंदर। वो टूट फूट का शिकार हो रही थी। सबरीना बस देखती रह गई और वहां बैठे बैठे उसने एक फैसला किया था जिस पर उसने बहुत सोच विचार की थी। अपनी दोस्त हंसती मुस्कुराती जिंदगी की खातिर, उसकी खुशी की खातिर।
मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, लेकिन मिजाल है मेरी आवाज भी तुम सुन लो। मतिया बेगम ने कड़े तेवरों से उसे देखा, जो खामोशी की तस्वीर बनी लाउंज में बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। शाम का वक्त था, सब घर वाले बैठकर गपशप कर रहे थे। क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों खामोश हो, बात का जवाब क्यों नहीं देती? मतिया बेगम उसकी खामोशी पर खोल उठी थी, तभी गुस्से से उसे झंझोड़ डाला। क्या है मामा, आप किसी हाल में भी खुश नहीं हैं। जब बोलती हूँ तब भी आपको मसला होता है, और अब जब खामोश हूँ तब भी आपको सुकून नहीं है। आखिर आप दुआ क्यों नहीं करती कि मैं मर जाऊं, ताकि आप सब खुश हो जाएं? वो माँ के झंझोड़ने पर चिल्ला उठी। आंखें भी साथ बरसने लगी। सब शशद से उसके इस कदर सख्त रद्द अमल को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। सब घर वालों को इसकी बात पर सांप सूंघ गए। जिंदगी, माँ तड़प उठी। बाप ने पुकारा। दादी के नहीफ से चेहरे पर हैरत थी। भाई बहन सब इख्तिजाब में गिरे। क्या ये उनकी जिंदगी थी? क्या ये लहजा, ये नम आंखें उसकी थी? मैं देखता हूँ। वो वहां से रोते हुए अपने कमरे में चली गई, जब मोइज भाई सबको हैरत में छोड़कर उसके पीछे लपके। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें क्या हुआ? माँ यही तो पूछ रही थी। तुम्हारे इस रवैये की वजह जान सकता हूँ? भैया प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, चेहरा मोड़कर बोली। गुड़िया तुम्हें हो क्या गया है? किसी ने कुछ कहा है? वो नरम पड़े, तशवीश सी हुई। प्लीज आप लोग परेशान होना बंद करें, मुझे कुछ नहीं हुआ, और आप जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। रोने से उसका गला रुन चला था। वो बदतमीजी से बोलती हुई वॉशरूम में घुस गई। मोइज बेचारा उसके रवैये पर गौर करता हैरान होता कमरे से बाहर निकल गया। परेशानी तो लाजमी बनती थी। एक लड़की जो जिंदा दिल, हंसमुख, शरारती, बातूनी, हर वक्त गैर संजीदा हरकतों की मलका, जब इस तरह अचानक बगैर किसी वजह के इस तरह का अंदाज अपनाएगी तो परेशान होना तो बनता था। आज बहुत दिनों बाद वो दुश्मन जान उसके सामने था। उनके घर के लॉन में उसके सामने बैठा बात करना चाह रहा था। वो यकटक उसको देख रही थी, बेहुदी के हालत में। वो उसका अब भी नहीं था, लेकिन वो उसे देख सकती, चुपके चुपके नजर उतार सकती थी। लेकिन ये सिर्फ चंद दिन के लिए था। बाद में तो वो किसी और का हो जाने वाला था, किसी और की जिंदगी बनने वाला था। उसे लगता था जैसे बाद में इसका कोई हक नहीं रहना था उसे खामोश मोहब्बत करने का भी। आंखें नम होने लगी, दिल बेचैन को करार ही नहीं था। ये क्या तरीका है जिंदगी? जानती भी हो तुम क्या कर रही हो? दरिया को उसकी आंखों में अपना अक्स देखकर, अपने लिए दीवानगी देखकर सबरीना की बातों पर यकीन हो चला था। सब घर वाले उसकी खामोशी से आखिर परेशान हो चुके। मिर्जा हाउस वाले इस शशो पेज में थे। यकदम उसको क्या हो गया? ना वो किसी को कुछ बता रही, ना ही किसी के पास बैठती थी। सब पूछ पूछ कर थक चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई हृदय न पाकर सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। वो कुछ नहीं बोली थी, उसके लब खामोश थे, लेकिन उसकी आंखें चीख चीख कर दिल का हाल बता रही थी। जिंदगी, मेरी बात सुनो। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो ठीक नहीं है। उसकी खामोशी काट देने को थी। वो नहीं जानता था वो पागल लड़की उसकी मोहब्बत में बहुत दूर निकल गई थी, जहां से वापसी नामुमकिन थी। लबों पर कफल लग चुका था। जब आंखें हाले दिल अफशा करते तो लफ्जों की क्या जरूरत थी? वो इसे डांटना चाहता था, उसे पूछना चाहता था उनके दरमियान ऐसा खुशगवार ताल्लुक कब बना जिसने उसे उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो चाह कर भी अपना लहजा सख्त न कर सका। उसे अपना दिल डोलता हुआ महसूस हुआ। वो उठकर जाने लगा। अगर वो एक लम्हा भी उसके सामने बैठा तो वो वाकई सब हार जाएगा। दरियाब उठते कदम थमे उसकी पुकार पर। दुनिया जहां का कर्ब जैसे उसमें समा गया था। वो उसका नाम कभी भी ठीक नहीं लेती थी, लेकिन आज नाम लिया भी तो इस अंदाज में कि दरियाब ठटक गया, जिसम में जैसे सनसनी सी दौड़ गई हो। उसने मुड़कर उसे देखा। ये सच है, मैंने तुम्हें चाहा है दिलो जान से, लेकिन सबरीना ने तुम्हें बताकर अच्छा नहीं किया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। किस्मत के फैसले का मानना बहुत मुश्किल है दरी। मैं तुम्हें भूल तो नहीं सकती, और ये भी नहीं कहूंगी कि तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकती। मेरे लिए दुआ करना दरी कि मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि जिंदगी का सुकून खत्म हो गया है। आंखें बरसकर गालों को भिगो रही थी, और यही वो लम्हा था जब दरियाब मिर्जा को इन बरसती आंखों में अपना दिल गुम होता महसूस हुआ। सारा गुस्सा, सारा रोब दरे का दरा रह गया। वो जो सोच कर आया था कि आज उसकी तबीयत साफ करके रख देगा, ऐसी जिसारत पर अब उसके बरक्स अपना दिल हार बैठा था। जिंदगी अगर बदल गई थी तो यही वो पल था जब दरिया मिर्जा के दिल की दुनिया भी तहस नहस हो गई थी। फिर वो चली गई। शिकस्ता कदम उठाती वो इसकी नजरों से ओझल हो गई, और कई पल उसे रास्ते को देखता रहा जहां से वो गुजर कर गई थी। अजब बेसुकून लिए वो वहां से आया था। सबरीना के कहने पर वो उसे समझाना चाहता था, लेकिन अपना दिल उसके पहलू में ही कहीं छोड़ आया और उसे पता भी ना चला।
ऐसा तो हमने चाहा नहीं था, ऐसा तो हमने चाहा नहीं था, कोई हमको इस तरह चाहेगा, कोई आंसू बहाए हमारे लिए, कोई तड़प रखता हो। ऐसा तो हमने चाहा नहीं था। दिल तो हमारा है, इसे किसी और को देने का सोचा नहीं था। वो लम्हा भी आया, चश्मे नम थी किसी की, दिल पहलू में धड़क रहा था जो उड़ते हुए उसी के पास छोड़ आए। उन बरसती आंखों को हम बसा लाए, हम नहीं रहे और खुद को वहीं छोड़ आए। रात को वो चुपके धीमे धीमे कदम उठाती उनके कमरे में दाखिल हुई। वो मतिया बेगम के पास आई जो बेखबर नींद की वादियों में उतरी हुई थी। बेड की दूसरी तरफ राना साहब लेटे सो रहे थे। उसने दोनों को प्यार बड़ी निगाहों से देखा। आंखें तो पहले रोने को तैयार रहती थी। एक मोहब्बत ने इस कदर बदल दिया हमको, एक मोहब्बत ने इस कदर बदल दिया हमको, खुशियों की मुद्दत खत्म हुई, हंसने के दिन तमाम हुए। वो माँ के पाइंती वाली तरफ बैठ गई। मतिया बेगम नींद से घबराकर उन्हें साइड टेबल पर पड़े लैंप को ऑन किया। जिंदगी उसकी तरफ बड़ी जुजारों की तार रो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची? वो तड़प ही तो उठी। माँ हजार बच्चों को डांटे, उनसे बेजारी जाहिर करे, लेकिन माँ थी, औलाद की तकलीफ पर तड़प उठती थी। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूं ना, बहुत बुरी, हमेशा आपको तंग करती हूँ। उसे सकती हुई उनके सीने से लगी। रात के खामोश अंधेरे में उसके रोने की आवाज आ रही थी। राना साहब भी उठ चुके थे। उसके रोने से वो दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हो गए थे। नहीं जान, ऐसा किसने कहा? मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, हमारे घर की रौनक, हमारी जिंदगी हो, वो प्यार से बोली, लेकिन उसके रोने में कमी ना आई। बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। वो समझने से कासिर थे कि आखिर इसको क्या हुआ। मैं अच्छी बेटी नहीं हूं ना मामा? सिसकता हुआ लहजा माँ को हाले दिल अपना बता नहीं सकती थी। माफी मांगने की आड़ में वो रोकर दिल हल्का कर रही थी। किसने कहा मेरी बेटी अच्छी नहीं? जरा मुझे बताओ तो सही, मैं अच्छी तरह उसकी क्लास लूंगा। राना साहब भी उसके पास आए। वो माँ से लगी हुई तो इन्हें देखा। आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। क्या हुआ मेरे बेटे को? बाप को शिद्दत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। तफक्कुर से आकर पूछा, आंसू से बड़ी आंखें साफ की। कुछ नहीं बाबा, मुझे क्या होना है, वो आंखें साफ करते बोली। फिर वो चुपचाप वहां से निकल गई, पीछे उनको शशो पेच में छोड़कर। मतिया के मैं जान सकता हूँ तुमने जिंदगी को क्या कहा? वो उनसे पूछ रहे थे। उन्हें शक हुआ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो खुद ही इसी कश्मकश में थी, लेकिन अगले ही दिन उसके कमरे की सफाई करते उनकी कश्मकश दुख में बदल गई। अपनी बेटी के दुख में शरीक हो गई। आखिर वो दिन भी आ गया अपनी आबोताब के साथ। सब घर वाले खुश, हर तरफ रंग खुशबू कह गए मुस्कुराहटों का समा था। दोस्त यार उसको छेड़ रहे थे और वो स्पॉट चेहरा लिए बेचैन दिल की धड़कन को संभालता, जहां इस शादी के हवाले से कोई उमंग, कोई खुशी नहीं रही थी। आंखों के सामने बार बार उसी का चेहरा झिलमिला जाता। कैसी अजीब बात ही ना, अपनी ही शादी वाले दिन उसको उस लड़की का ख्याल सता रहा था जिसको वो कभी नापसंद करता था। और अब वो खुद को कितनी दफा कोस चुका था अपनी इस हरकत पर, लेकिन बेख्तियार ही उसका ख्याल उसके दिलो दिमाग में गालिब आने लगता। वो भी वहां आई हुई, ब्लैक और गोल्डन मैक्सी में, लाइट सा मेकअप किए। वो बहुत प्यारी लग रही थी, बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखों के कोने नम थे। कई दफा तो वो चुपके से साफ कर बैठी। रो रो कर उसके दिमाग की रगें जैसे दर्द से फट रही थी। दूर खड़ी मतिया बेगम उसे गौर से देख रही थी। आह जिंदगी, तुमने कैसा रोग पाल लिया मेरी बेटी, जहाँ दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी के दिल पर बीतने वाले गम को न जान सकी। वो अपनी ही सोचों में गलता थी जब तलत बेगम ने उन्हें बुलाया। निकाह का वक्त था, सब स्टेज के करीब खड़े थे। वो दुल्हा बने बहुत प्यारा लग रहा था और जानती थी इसके पहलू में घूंघट निकाले बैठी आलिया भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो सबरीना के साथ खड़ी थी, आंखों पर लाख बंद बांधती कि वो इस तरफ ना देखे, लेकिन नादान दिल बेख्तियार ही उसको देखने को हमकने लगता। निकाह ख्वानी हो रही थी, तभी दो निगाहों का टकराव हुआ। चाहा था जिसको हमें, होना था उसे किसी और का। चाहा था जिसको हमें, होना था उसे किसी और का। दिल फिर भी बेचैन है, निगाहें फेरने पर राजी नहीं। निकाह के कलमात अदा हुए। आंसू तमाम बंद तोड़कर बाहर निकलने को तैयार थे। जिसको वो शिद्दत से चाहती थी उसके सामने ही चंद कदम के फासले पर बैठा किसी और का होने जा रहा था। उसका दिल कर रहा था चीख चीख कर रोए, सारे आंसू एक साथ बहा दे। किस कदर बेबस थी वो। दिल की धड़कनें अलग ही डगर पर भागने लगी। दोनों फ्रीक्वेंस से एजाबो कबूल हुआ। हर तरफ शोर उठा, मुबारकबाद दी जाने लगी। खुशी से सरशार जगमगाते चेहरे गले मिल रहे
और वो शल होते दिमाग के साथ वहीं खड़ी रही। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, फिजा में जैसे ऑक्सीजन की कमी होने लगी। सबरीना उसे कुछ कह रही थी लेकिन कान को कुछ भी सुनाई न दिया। उसके अंदर अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा था, तुम्हारी मोहब्बत हार गई, तुम हार गई, तेरा महबूब किसी और का हो गया। ये अंदर से उठने वाली बांस ने जैसे उसे मुजस्मा बना दिया। टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल हुआ और करची करची होते दिल के साथ वो भी वहीं बिखरती चली गई। आंखों से सारे रंग खोने लगे। सबरीना उसे गिरते देखकर चिल्लाई। दोस्तों से बात करता दरिया परेशानी से भागता हुआ उसके पास पहुंचा। देखते देखते उसके गिर्द भीड़ जमा हो गई। खुशी यक बार मान पड़ गई। जिंदगी, उसका सर अपनी गोद में रखते वो बोला। उसकी रंगत जर्दी में घुल गई, होंठ सूखे पत्ते की तरह मुरझा गए। वो बंद होती आंखों के साथ उसे देख रही थी, जो परेशानी से उसको पुकार रहा था। वहां सब उसे पुकारने लगे। जिंदगी, जिंदगी की पुकार शुरू हो गई, जिसमें परेशानी, तफक्कुर, डर और खौफ था, इस बात से अनजान की जिंदगी मौत में उतर रही है। अस्पताल लेकर जाना होगा, मोइज भाई जल्दी गाड़ी निकालें। उसको बेहोश होता देखकर वो चिल्लाया, फिर उसे बाहों में उठाता बाहर को भागा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी। माँ रोती भिलकती पीछे लपकी। फिजा में यकदम घुटन होने लगी। हर चेहरे पर यासियत सी छाने लगी। बाहर आसमान पर बादल बनने लगे। हवा चलने लगी थी। बादल गरजने लगे जैसे अभी बरसने को तैयार हों। बिजली की लहर के साथ साथ बादल गरजते। फिर देखते ही देखते तेजो तंद हवा के झोंके के साथ बादल बारिश में बदलती धरती को सराब करने लगी। रश ड्राइविंग के साथ वो 10 मिनट में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वो बेहोश हो चुकी। दरिया मिर्जा की इसकी हालत देखकर जैसे जान निकल रही थी। वहां पहुंचते ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। सबके लबों पर उसके लिए दुआ थी, जिंदगी की जिंदगी के लिए। उसके ठीक हो जाने के लिए मतिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। सब घर वाले वहां पहुंच चुके थे। सबरीना भी वहां थी। दरियाब को आईसीयू की दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा देखकर उसके पास चली आई। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से दरी भाई। अगर जिंदगी को कुछ हुआ तो आप उसके कातिल होंगे। वो गुस्से से सबका लिहाज किए बगैर उस पर चिल्लाई। खुदा के बाद एक वही इंसान तो थी जो उसके दिल पर बीतने वाले हाल को जानती थी। नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसको, उसे कुछ नहीं होगा। बेतासुर आंखें, खोया सा लहजा। सब परेशानी में उसकी तरफ मतवज्जा हुए। तभी डॉक्टर बाहर आए और वो दीवानों की तरह उनकी तरफ लपका। डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? उसे होश आ गया? वो बेहोश क्यों हुई थी? एक एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। डॉक्टर ने उसे देखा। देखें, मरीजा का ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ने के बायस उसके दिमाग की नस फट चुकी है। हमें ऑपरेशन करना होगा। अगर 24 घंटे तक उन्हें होश आ गया तो, अगर होश ना आ सका तो उनके बचने के चांस मुश्किल हैं। बस आप दुआ करें। वो इन सबके सरों पर धमाके करते जाने लगा। जब उसे होश आया और उनकी तरफ भागा। डॉक्टर, देखे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज डॉक्टर कुछ करें, उसे होश में लाएं, जैसे भी करें, बस उसे ठीक कर दे। वो इनके सामने इल्तिजा करता रो रहा था, हाथ बांधे हुए, दिल तड़प रहा था। आप अल्लाह से दुआ करें, ठीक करने वाला तो मालिक कायनात है, हमें तो उसने वसीला बनाया है। आप दुआ करें कि वो हमारी कोशिश को कामयाब कर दें। बेशक वो दुआएं सुनने वाला है। डॉक्टर नरमी से उसे कांधे को थपकते वहां से हट गए। वहां बैठे उसके सब अजीजों का रोम रोम दुआओं में मदहोश था। मतिया बेगम शीशे के पार अपनी जिंदगी को मौत से लड़ता देख रही थी। चंद लम्हों में सारा खून जैसे निचोड़ कर निकाल दिया गया। ये सब ख्वाब की तरह लग रहा था, भयानक ख्वाब की तरह। आंखों के सामने हंसती खिलखिलाती जिंदगी का चेहरा दौड़ने लगा। सुबह उठने पर बूढ़े बूढ़े मुंह बनाती जिंदगी, बाप से लाड उठाती जिंदगी, मोहल्ले के बच्चों से खेलती हुई जिंदगी, मिर्जा हाउस की तरफ जाती हुई जिंदगी, दरियाब से लड़ती हुई जिंदगी, माँ से प्यार करती हुई जिंदगी। उनकी जिंदगी को ऐसे कैसे कुछ हो सकता था? वो दबदबाई आंखों से उसे देख रही थी। दरियाब भी उनके पास आन खड़ा हुआ। नजरें अंदर बेड पर लेटी उसी वजूद पर थी जो 2 दिन पहले उसके सामने बैठी उसे देख रही थी। किस कदर उसकी आंखों में दीवानगी थी और लहजे में तड़प थी। तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही जिंदगी, वो बड़बड़ाया। मतिया बेगम ने चौंक कर उसे देखा, जिसकी आंखें बरस रही थीं। तुम्हें बहुत चाहती है दरी, माँ का दिल कर लाया। उसने उन्हें देखा, हमें मालूम ही नहीं होने दिया और अंदर ही अंदर तुम्हें खोने का गम सहती रही। और देखो, तुम्हें खोना वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। वो अंदर बेड पर लेटे उसके वजूद को देखते तड़प रही थी। दुआ करो दरी, हमारी जिंदगी ठीक हो जाए। उन्होंने इल्तिजाइया निगाहों से उसको देखा। वो कुछ न बोल सका, लब जामिद हो चुके थे। फिर वो वहां से हटता चला गया। वुजू करके अस्पताल के पीरियड रूम में आ गया। वो खुदा के सामने रो रहा था, उसकी जिंदगी की इल्तिजा कर रहा था। वो इस लड़की की जिंदगी की भीख मांग रहा था, जिसको न चाहते हुए भी वो चाहने लगा था।
वो इस वक्त ये भूल गया था कि इसके निकाह में कोई और लड़की थी, लेकिन नहीं, उसे तो इस वक्त बस यही याद था जो इस दिल में बसी है। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। फजर की अजानें हो रही थी जब डॉक्टर ने उसकी मौत का संदेशा सुनाया। जिंदगी और मौत की जंग लड़ती वो जिंदगी से हार गई। मौत सुर्खरू हो गई। हॉस्पिटल की दरो दीवारें चीखों से कांप उठी। माँ तो ये सुनते ही गश खाकर गिर गई। दरियाब मिर्जा ने बेयकीनी से डॉक्टर को देखा। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर, कह दें कि ये झूठ। वो उनको झंझोड़ते हुए बोला, खुदा आपको सब्र दे। वो प्रोफेशनल लहजे में बोलते अपना गिरेबान छुड़वाते बोले। वो अंदर की तरफ भागा जहां वो बेखबर अपनी नींद की वादियों में उतर चुकी थी। जिंदगी उठो यार, ये सब क्या है? तुम ऐसे मेरा इम्तिहान क्यों ले रही हो? एक दफा आंखें खोल कर देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरी आंखों में देखो जिंदगी। जानता हूँ तुम बहुत मजाक करती हो, लेकिन ऐसा मजाक मत करो यार, मेरी जान निकल जाएगी। रोते हुए उस पर झुका। उसे उठाने की कोशिश कर रहा था जो बेसुध था। उसके चेहरे पर कर्ब तकलीफ की जगह सुकून ने ले ली थी, अपनी सुकून। वो दीवानी उसको दीवाना बनाकर खुद आंखें मूंद चुकी। रूह जब जिस्म से जुदा होती है तो सारे गम, सारे दुखों से छुटकारा पाकर जिस्म भी सुकून में आ जाता है। वो रो रहा था, तड़प रहा था, उसे अपनी कसम देकर उठा रहा था, लेकिन वो कहाँ उसकी सुन रही थी। वो किसी की भी परवाह किए बगैर बुलंद चीखों के साथ रो रहा था। उसे होश ही कब था? उसके तो दिल की दुनिया ही लुट चुकी थी। मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो जिंदगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। किसी ने पकड़कर उसे उससे अलग किया। उसके पुरसकून चेहरे को सफेद चादर से ढांप दिया गया। कुछ ही देर में उसकी मैयत को राना हाउस के लॉन में उतारा गया। हर तरफ आहो बका शुरू था। सफाई मातम बिछ चुका था। हर आंख नम थी। मातम का नाम माहौल था। माँ बाप, भाई बहन सब अपनी जिंदगी से लिपट लिपट कर रो रहे थे। बूढ़ी दादी बैन कर रही थी, जिंदगी मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, माँ को ऐसे तंग मत करो, उठ जाओ। माँ रो रही थी। राना हाउस की दरो दीवार में उनकी करबनाक चीखों पर तो रो रही थी। वो कभी उसके सर मुंह को चूमती, हाथ पकड़ती। जवान मौत पर हर आंख अश्क बार थी। चंद लम्हे बाद मैयत को गुस्ल दिलाया गया। मतिया बेगम बार बार बेहोश हो रही थी। नहीं जिंदगी, इसको पहनने की तो तेरी उम्र नहीं थी। मेरे हिस्से का ये कफन तुमने क्यों पहन लिया मेरी बेटी? कफन में लिपटे उसके वजूद को देखकर दादी का नहीं वजूद कर लाया। रो रो कर आंसू खुश्क हो चुके थे। गुलाब के फूलों, अतर की खुशबू ने माहौल को सोगवार बना दिया था। उसके पास खड़े होकर दुआएं पढ़ी गईं, कलमे पढ़े गए। सबरीना उसके पाइंती की तरफ खड़ी थी। आज उसकी सहेली उससे हमेशा के लिए जुदा हो रही थी। नजर भर कर उसको देख रही थी। कलमा पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। नादिया, आलिया, दल्लत बेगम सबकी निगाहें सफेद कफन में लिपटे उसके चेहरे पर थीं, जो इनकी निगाहों से ओझल होने वाला था हमेशा के लिए। किसी ने कब ये सोचा था वो इतनी जल्दी उनको छोड़कर चली जाएगी? मौत जब आती है तो ये नहीं देखती कि इंसान किसका कितना लाडला है, किसके लिए कितना अहम है। ये तो बेरहमी से इंसान को अपने अंदर उतार लेती है। फिर कोई जितना मर्जी रोए, तड़पे, एड़ियां रगड़े, वापस नहीं आ सकता। हर एक को मौत आनी है। हर जी रूह को उसका मजा चखना है। यही तो अटल हकीकत है। आखिरी आराम गाह तक पहुंचाने के लिए चंद लोग आए। किसी की भी तड़पने की परवाह किए मैयत को उठा लिया गया। वो चार कंधों पर वो अपने असल घर जाने लगी। कलमा शहादत, मौलवी साहब की आवाज बुलंद हुई। नहीं, मेरी जिंदगी को मत लेकर जाओ। माँ उनके पीछे लपकी। औरतों ने उन्हें पकड़ा। उनकी निगाहों से घर से दूर, बहुत दूर उसे जाता देखती रह गई। वो बेहोश होकर वहीं लुढ़क गई। मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जिंदा रहने वाले इसके जाने के गम में करलाते रहते हैं। कुछ दुख कम मुद्दत के होते हैं, लेकिन कुछ ताउम्र साथ रहने वाला दुख जान का रोग बन जाते हैं। 3 दिन हो गए थे उसे दुनिया से गए हुए। वो मसलसल सुबह कब्र पर आता और सारा सारा दिन दीवानों की तरह उसके पास बैठकर बातें करता, ऐसे जैसे वो उसके सामने हो, उसकी बातें सुन रही हो। वो रोता रहता, उसको याद करता। सब घर वालों को उसकी हालत रात से उसका हाल दिल पता चल चुका था। सब चुप थे, दुख में थे और कहीं पछता रहे थे कि हमें इल्म क्यों ना हो सका। वक्त का काम था बीतना और बीतता चला गया। कोई किस हाल में है वो ये नहीं देखता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलने लगे। वो घर जाता तो उसे ऐसे लगता जैसे वो अभी कहीं से आ जाएगी, उसे तंग करेगी, उसे छेड़ेगी, लेकिन वो नहीं आती थी। फिर उसकी यादों से छुटकारा पाने के लिए उसने यहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा, लेकिन बेसुध।
जगह बदलने से दिल नहीं बदलते और ना ही उसमें बसने वालों की यादें खत्म होती हैं। सबरीना ने उसको उसकी डायरी दी थी जिस पर उसकी दास्तान मोहब्बत लिखी थी। हर सफ़े पर दरियाब नमा रकम था। अपना हाल दिल लफ्जों में बयान किया हुआ था। उसकी रूटीन थी, वो रोजाना उसकी वो डायरी को देखता। आज भी वो डायरी उसके पास थी। कुछ इस कदर तुमको हम चाहेंगे, कुछ इस कदर तुमको हम चाहेंगे, मर भी जाएं तो तेरे दिल में रहेंगे। उसके डायरी के आखिरी सफ़े पर यह लिखा शेर वो बार बार पढ़ता और सोचता यही तो सच था। वो उसके रोम रोम में बस चुकी थी। उसकी मौत ने यह एहसास दिलाया कि वो किस कदर उसको चाहने लगा था। अपनी मोहब्बत के सोग में वो ये भूल गया था कि वो शादीशुदा है, कोई उसके साथ मंसूब हो चुका है। माँ हर दफा उसको समझाती, मिन्नतें करती, लेकिन वो खामोश रहता। जिंदगी की मौत के बाद उसने जैसे बोलना ही छोड़ दिया। हर लम्हा तो वो उसकी यादों में खोया रहता। हंसना वो भूल चुका था। सारी बातें, सारी हंसी जैसे बस एक वजूद के साथ मंसूब थी, जिसके ओझल होते ही सब ओझल हो गया था। वो आज सालों बाद वहां आया था। नजरों के सामने उसकी कब्र थी। उसके कुतबे पर नाम लिखा हुआ था, जिंदगी राना। सन पैदाइश और यौम वफात की तारीख रकम थी। ताजे फूलों की खुशबू, अगरबत्ती की महक इर्द गिर्द बिखरी हुई थी। वो वहीं रह गया। चंद पल वो हाली निगाहों से कब्र को देखता रहा। तौक़ुफ़ के बोला, आज 5 साल गुजर गए हैं और मैं वहीं का वहीं हूँ जिंदगी, जहां तुम छोड़कर गई। खुद तो यहाँ सुकून से लेटी हो, लेकिन मेरी जिंदगी तो जामत कर दी तुमने। बहुत जालिम हो तुम। जरा भी मुझ पर तरस नहीं आता ना तुम्हें ना अल्लाह को। बहुत दुआ करता हूँ सुकून मिल जाए कहीं, लेकिन नहीं मिल रहा। मैं हाली हाथ हूँ। वाकई यकतरफा मोहब्बत बहुत अजियतनाक है जिंदगी, लेकिन मेरी मोहब्बत यकतरफा ना होकर भी यकतरफा है। तुम्हारी याद लम्हा लम्हा मेरे अंदर सरायत कर रही है। मैं क्या करूं, कहीं भी चैन नहीं है मुझको। वो आज अरसे बाद बिलक बिलक कर रो रहा था। वो कई पल सर झुकाए रोता रहा, जब कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। उसने सर उठाया, आंखें भीगी हुई थीं। राणा साहब उसके पास खड़े थे। उन्होंने दुआ मांगी और उसे अपने साथ आने का कहा। कब्रिस्तान के बाहर पड़े बेंच पर वो बैठ गए। दरियाब, ये तुमने क्या हालत बना रखी है बेटा? क्यों कर रहे हो ऐसा? सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। वो तफक्कुर भरे लहजे में पूछ रहे थे। उसने उनको देखा जैसे पूछ रहा हो, क्या आप नहीं जानते मेरी हालत का सबब? सर झुक गया। 2 मोती टूटकर जमीन पर गिरे। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते बोले, वो चली गई है, कभी नहीं आएगी। तुम्हारी ये हालत भी उसको वापस नहीं ला सकती बेटा। इसके बरक्स उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। जो मर जाते हैं उनके लिए दुआ करते हैं, अगली मंजिल के लिए आसानियां पैदा करते हैं, ना कि उनको रोकर मजीद तड़पाया नहीं जाता है। और ना ही मरने वालों के लिए खुद को अपने आसपास के लोगों को फरामोश किया जाता है। कहीं ऐसा ना हो वो भी इसी तरह तुम्हें छोड़कर चले जाएं और तुम बेखबर रह जाओ। उन्होंने इसे देखा जो बगौर उनकी बातें सुन रहा था। वो रोजाना अपनी माँ के ख्वाब में आती है और एक ही बात कहती है, मामा मेरी दरी खुश नहीं है। वो रोती है, सिसकती है दरी। उसने चौंक कर उन्हें देखा, जिनकी आंखें भी नम थी। बेटा, मैं भी ये नहीं कहूँगा उसको भूल जाओ, जरूर याद रखो उसे, लेकिन अपने साथ मंसूब रिश्तों को भी तो मत भूलो। उस दिन आलिया की हालत देखकर मुझे अपनी जिंदगी याद आ गई। ऐसे लगा जैसे एक और जिंदगी हमें छोड़कर जा रही है। तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी लापरवाही ने उस बच्ची को इस हालत में पहुंचा दिया है दरी। ये अच्छा नहीं है। अभी भी वक्त है, जो हाथ में है उसको जाने मत दो। उसे बिखरने से पहले समेट लो। ये ना हो तुम एक और जिंदगी की मौत का पछतावा ले बैठो। वो उसको समझा रहे थे। वो इनकी बातों को समझ भी रहा था। वाकई अपनी मोहब्बत के सोग में सबको नजरअंदाज कर गया था। राणा साहब ने उसे किसी बच्चे की तरह अपने साथ लगाया, जैसे तसल्ली दे रहे हों, हिम्मत दे रहे हों। वहां से उठते हुए उसने दूर फूलों की बिछी चादर वाली कब्र को देखा। मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं भूल सकता जिंदगी। तुम्हारी यादें अब मेरे मरने के बाद ही दफन होंगी। उसने ये सोचते हुए कदम उठाए। 2 बेनाम से मोती आंखों से निकलकर गाल पर फिसल गए। वो हाथों में फूलों का दस्ता लिए कमरे में दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास आया, जो तकिए से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी हुई थी। कदमों की चाप पर आंखें खोली तो उसे अपने सामने देखा। ब्राउन ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस, लबों पर धीमा धीमा तबस्सुम। कैसी हो? फूल उसकी तरफ बढ़ाकर पूछा। वो बहुत कमजोर हो गई थी। मेरी लाताल्लुकी ने तो इसे भी तो अजियत से 2-4 किया होगा, जिस तरह मैं अजियत में था। उसने सोचा। मैं ठीक हूँ, कमलाई हुई आवाज में जवाब आया। वो उसके पास ही बेड पर बैठ गया। सीधी होकर बैठ गई। आलिया उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। क्या अगर मैं तुमसे माफी मांगू तो मुझे माफ कर दोगी? उसके आंखों में देखते हुए पूछ रहा।
नहीं दरी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकती हूँ। इसमें आपका क्या कसूर, ये तो किस्मत में लिखा था और खुदा के लिखे पर शिकवा कैसा। नफी में सर हिलाते उसकी आंखें छलक पड़ी। तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है आली, तुम बहुत अच्छी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं। जीस्त की मुसाफत में अगर कहीं डगमगा गया तो मेरा साथ दोगी, वो उससे पूछ रहा था। उसने इस बात में सर हिलाया। वो जान गई थी कि उसका शोहर एक लंबी मुसाफत तय करके आया था। दुख, अजियत कर किसी का बिछड़ जाना, अब उसे ही तो उसको संभालना था। मैं आपके साथ हूँ दरी, हमेशा आपका साथ दूंगी। और आप भी वादा करें मुझसे, कुछ नहीं छुपाएंगे, मेरे साथ अपने आंसू, अपने दुख भी शेयर करेंगे। मियाँ बीवी सिर्फ खुशी के साथी तो नहीं होते ना, वो तो दुख सुख के साथी होते हैं। आपका जब भी दिल उदास हो, आप मुझे खुद को तन्हा करने की बात नहीं करेंगे। वो इससे पक्का वादा चाह रही थी, उसके दुख में शरीक होना चाह रही थी। बेगी आंखों के साथ वह मुस्कुरा दिया और वो आसुर्दगी से उसके कंधे पर सर टिका गई। अब उसे ही उसके साथ चलना था, उसके हमकदम, वो उसकी शरीके हयात थी। कब तक वो उसको नजरअंदाज करता, उसको भूलता, आखिर उसके पास आना ही था। इस बात का एहसास होते उसके देर हुई थी, लेकिन ज्यादा नहीं। तुम जहां भी हो अब मुतमईन हो जिंदगी। उसने आंखें मूंद कर सोचा, चलो घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। वो उठते हुए बोला। आज 2 दिन बाद हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिली थी और वो उसे लेने आया था। जिंदगी में कुछ लोग आते हैं और हमारे दिलों पर अपने गहरे निशान छोड़ जाते हैं, जो कभी भी मिटते नहीं, बल्कि उनकी याद वो निशान और गहरे कर देती है। और जिंदगी भी उनके दिलों में कुछ ऐसे ही बसी हुई थी, जिसकी याद दरियाब मिर्जा के साथ बाकी सबके दिलों में भी शायद ताहयात रहने वाली थी। हाथ की लकीरों से किस तरह निकालूं मैं, हाथ की लकीरों से किस तरह निकालूं मैं तेरी याद के मौसम, तेरे नाम की आहट। खत्म शुद्ध। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए।